जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते हैं कक्षा छठी की बुक, कक्षा छठी की बुक जो कि हमारे राजस्थान के नाम से जानी जाती है। चूंकि ये बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो अब हम आ गए हैं कक्षा छठी की बुक के मैराथन तक। तो आज अपन ले लेते हैं कक्षा छठी की जो हमारे राजस्थान के नाम से जानी जाती है बुक, उसका मैराथन। तो देखो इस मैराथन में क्या देखने वाले हैं, इस मैराथन में अपन सारे चैप्टर पढ़ेंगे। इस मैराथन में जो टोटल चैप्टर है ना, उन सारे चैप्टर को अपन अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली कितने चैप्टर है इस बुक में? वैसे तो इसमें 10 चैप्टर नहीं बने, लेकिन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, राजस्थान का थोड़ा सा भौतिक विभाग हो गया। चूंकि अब राजस्थान की ज्योग्राफी थोड़ी सी बदल गई है तो भौतिक विभाग के नाम से जो चैप्टर की बने वो हमने बढ़ा लेंगे। लेकिन हाँ, 2-4 फैक्ट बाकी है जो अपन देखेंगे, जो सदाबहार है, जो बदलने वाले नहीं है। जैसे कि अपने 6000 अराउंड भौगोलिक क्षेत्र कुछ स्थलीय सीमा मानी जाती है राजस्थान की, जो स्थलीय सीमा बस। और पाकिस्तान से लगती जो रेड क्लिफ रेखा है वो 1070 के आसपास। इस तरीके के कुछ फैक्ट है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ना कि इस तरीके के कुछ फैक्ट है जो सदाबहार है, जो बदलने नहीं है। तो इनको पर लिख लेंगे। हालांकि थोड़ा सा इनसे लगने वाले जिलों की संख्या में वाले बदलाव आ सकता है कि पहले कितने जिले लगते थे, अब कितने जिले लगते हैं। तो अपन शुरुआत में ही कुछ अदर जानकारी की बात ना करें, कुछ एडिशनल बातें ना करें, मेन मुद्दे पे आते हैं ना। यानी शुरुआत में ही आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं बुझाऊंगी, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मेन मुद्दा हमारा कुछ इस तरीके से है कि आज अपन लेने वाले कक्षा छठी का मैराथन, और जिसमें अपन कुछ फर्स्ट से लगाकर और चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ने वाले। चूंकि अपना फर्स्ट चैप्टर कट हो गया तो बचे अपने 9 चैप्टर। तो इन चैप्टर को अपन पढ़ने वाले। मैं बेसिकली ये बता रही थी आपको कि ये जो फर्स्ट चैप्टर मिस हुआ, इसमें से कुछ फैक्ट अपन ऐड कर लेंगे आज के सेशन में। चूंकि हमने पूरा ही चैप्टर छोड़ दिया, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो हम अगर उनको छोड़ते हैं तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो उन फैक्ट को जरूर लेंगे। बाकी पूरे चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, जो कुछ फैक्ट है ना उनको जरूर लेंगे। तो बहुत ज्यादा इधर उधर बिखराव की बातें किए बिना मैं मुद्दे पे आती हूँ। मुद्दा कुछ यूं है कि आज अपन कुछ मैराथन के थ्रू कुछ चैप्टर को कवर करने वाले हैं। फर्स्टली मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ कि किन किन लेसन को अपन मैराथन में पढ़ने वाले हैं। देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट को मिस कर दो, चैप्टर नंबर सेकंड से देखने वाले हैं। तो इसमें अपन राजस्थान के इतिहास के बारे में देखने वाले हैं, इतिहास जाने के स्रोतों के बारे में देखने वाले हैं, और सभ्यताओं के बारे में देखने वाले हैं। और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो कि अपने कुछ देखो यहाँ 3 का पेयर आ जाएगा। उसके बाद 2 देखो किस तरीके से देखने वाले हैं, 3 2 2 और कुछ 1 1 इस तरीके से देखने वाले अपन। देखो पढ़ा तो ऊपर नीचे अपना ने, ऊपर नीचे का मतलब मीन्स है मेरा कि हमने आगे पीछे पढ़ा है चैप्टर को इंपोर्टेंस के हिसाब से, या फिर जैसे जैसे मुझे रिलेवेंट लगा वैसे वैसे पढ़ा है। लेकिन अपन क्रमश रिवाइज करेंगे ना, तो अपन सबसे पहले तो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, और राजस्थान की जो सभ्यता है, मतलब कि इतिहास से रिलेटेड करता है कहीं नहीं, और रिलेट करता है कहीं। और फिर पहले एक चैप्टर देखेंगे अपन सिंगल, एक देखो 2-2 के पेयर में अपन एक सेकेंड में सकेंगे ना, और 2-2 के पेयर में अपन यहाँ देखते हैं कुछ 2 चैप्टर जो अपने भौगोलिक क्षेत्रफल है और जल संरक्षण से जुड़े हुए 2 चैप्टर यहाँ है। फिर आजीविका के क्षेत्र, और एक हमारे आधारभूत क्षेत्र और आजीविका के जो प्राथमिक क्षेत्र, जैसे खेती हो गया और पशुपालन वगैरह, खनिज वगैरह, इस तरीके से। और सेकंड हमारे आजीविका के प्रमुख क्षेत्र वगैरह हो गया। आधारभूत सेवाएं, ये हमारा आजीविका क्षेत्र, और कुछ हमारे आजीविका क्षेत्र और आधारभूत सेवा, ये 2 चैप्टर यहाँ हो गए। और लास्ट में कला और संस्कृति जुड़ता हुआ एक चैप्टर। और एक और चैप्टर अपना है, देखो एक और चैप्टर जो अपने सेपरेटली हमने देखा, देखो कौन सा चैप्टर है। चलो ठीक है, अपन फटाफट से नाम लिखते हैं। जैसे मैं नाम लिखूंगी तो मैं भी याद आ जाएगा। देखो माइंड पे बहुत ज्यादा चीजों का ना बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं करनी। प्रेशर से क्या होता है, चीजें और ज्यादा जितना आप याद रखने की कोशिश करते हो ना, उतना आप विस्मृत, उतना चीजें आपसे विस्मृत दूर जाती जाती है, चीजें विस्मृत होती जाती है। जितना सहज रह के जितना सहज रह के आप चीजों को याद करने की कोशिश करते हो ना, चीजें ऑटोमेटिक ध्यान आती है। तो बहुत ज्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं लगाएंगे, वैसे ही जैसे हम लिखेंगे चीजें याद आ ही जाएगी। तो देखो एक आधा चैप्टर और कोई है जो मैं भी फटाफट से बताती हूँ, है ना। तो आज क्या का टॉपिक देखने वाले अपन, आज के टॉपिक में अपन चीजें पढ़ने वाले हैं, कुछ नो टॉपिक या नो लेसन पढ़ने वाले। अब कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से लेसन है। तो फर्स्टली अपन देखने वाले इतिहास के बारे में, राजस्थान के इतिहास के बारे में, फिर इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में, है ना। तो यहाँ इतिहास, ठीक है, राजस्थान के इतिहास के बारे में, इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है। फिर अपन देखेंगे सभ्यताएं, ये कहीं ना कहीं इतिहास से रिलेट कर रहे हैं, सभ्यताएं हैं। उसके बाद फिर 2-2 के पेयर में हमें देखना है एक चैप्टर जो यहाँ है, ठीक है, उसको भी थोड़ा समय से रखेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे कुछ 2-2 के पेयर में देख रहे हैं ना अपन। तो यहाँ 2 के पेयर में तो भौतिक विभाग है, और एक और आ जाता है, एक तो भौतिक विभाग है, भौतिक विभाग आ जाएगा एक, और इसके साथ अपने जल संरक्षण है, और फिर 2 के पेयर में देखें अपन, तो इसके अलावा 2 के पेयर में बच जाता है अपना एक तो कला और संस्कृति लास्ट आ जाएगा अपना। यहाँ अपने दोनों चैप्टर हैं, एक तो अपने जो प्राथमिक क्षेत्र है, आजीविका के जो प्राथमिक क्षेत्र है वो, और आधारभूत सेवा। तो प्राथमिक क्षेत्र और आधारभूत
आधारभूत सेवाएं। जो सिंगल चैप्टर हमने देखा था ना लास्ट में, कला और संस्कृति, कला व संस्कृति, ठीक है। और यहाँ जो चैप्टर अपन कवर करते हैं वो किससे रिलेट कर रहा है? देखो हमने इतिहास के बारे में पढ़ा, स्तोत्रों के बारे में पढ़ा, सभ्यताओं के बारे में पढ़ा, भौतिक विभाग के बारे में हमने पढ़ा, जल संरक्षण के बारे में हमने पढ़ा, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, आधारभूत सेवाओं के बारे में। ये तीनों आपस में कोरिलेट करते हैं। ये दोनों आपस में, भौतिक विभाग, जल संरक्षण और प्राथमिक क्षेत्र और आधारभूत सेवाएं, ये लगभग कोरिलेट करते हैं आपस में। और कला और संस्कृति कोरिलेट तो नहीं करते, लेकिन चूंकि हमने साथ में देखा था इस वजह से। और कला और संस्कृति देखो यहाँ एक और चैप्टर, सिंगल चैप्टर, वो थोड़ा सा मिस हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे चीजें पढ़ेंगे ना वैसे वैसे अपन यहाँ तक जैसे ही पहुंचेंगे तब याद आ ही जाएगा, ठीक है। तो इतिहास से स्रोत सभ्यता, इस तरीके से अपन कुछ 3 चैप्टर पढ़ते हैं, देन ये पढ़ेंगे कोई मिसिंग चैप्टर, उसके बाद अपने भौतिक विभाग है, जल संरक्षण, प्राथमिक क्षेत्र है, आधारभूत सेवाएं और कला और संस्कृति है ना। तो 1 बाय 1 अपन पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखो मैं आपका थोड़ा सा ना माइंड मैप बनाऊंगी आज के सेशन में। बेसिकली क्या करने वाले हैं आज के सेशन में, सिर्फ इतना देखने वाले अपन कि इतिहास में क्या पढ़ा है। ये नहीं देखेंगे कि इतना डेप्थ से नहीं देखेंगे जितना कि हमने 1 बाय 1 सेशन में देखा है। इसमें सिर्फ इतना जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में अपन पढ़ते क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्त्रोतों में क्या पढ़ते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे सभ्यताओं में, ये जानेंगे कि भौतिक विभाग में क्या पढ़ा है, ये जानेंगे जल संरक्षण में क्या पढ़ा है, प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या पढ़ते हैं, इसके आधारभूत सेवाओं में हमने क्या कौन से आधारभूत सेवाओं को कंप्लीट करा है, कला और संस्कृति में कौन कौन सी चीजों को हमने कवर करा है। और थोड़ा सा इसको थोड़ा हल्का हल्का मैं ओरली बोलते रहूंगी, चीजों को आप थोड़ा सा माइंड में स्टोर रखने की कोशिश करना। बाकी तो मैं एक फ्रेमवर्क की तरह आपको एक पूरे लेसन को रिप्रेजेंट करूंगी, लेकिन हाँ इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले देखो चीजों का ना साथ के साथ याद करते जाना, समझते जाना चीजों को। और हो सके तो है ना कॉपी पेन लेके बैठा करो, चीजों को हल्का हल्का नोट भी क्या करो। देखो ना आदत डालो, धीरे धीरे आदत डालो। जानती हो कोई भी इतनी आसानी से इतनी आसानी से ये हैबिट डेवलप नहीं कर सकता कि कुछ भी पढ़े और कुछ भी देखे या फिर कभी भी कुछ सीखे तो हमेशा कॉपी पेन लेके बैठे। लेकिन धीरे 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 हैबिट बिल्ड करो। पहले से पास में लेके बैठा करो, पहले से कॉपी ले लो, पेन ले लो और कुछ भी कभी एक आध लाइन लिख ली, कभी कोई चार्ट वगैरह बना लिया। इससे क्या होगा आपकी हैबिट बिल्ड हो जाएगी। धीरे धीरे ये हैबिट है ना इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप कुछ भी करोगे ना तो आपको मन होगा कि नहीं यार थोड़ा सा नोट करते जाए। और ये नोट करने की आदत आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है। हल्का हल्का भी चीजों को नोट करोगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, है ना। तो थोड़ा धीरे धीरे से हल्का हल्का से लेकिन नोट करा करो साथ के साथ। इससे क्या होगा चीजें अच्छे से याद रहेगी। अच्छे से याद नहीं रहेगी तो फिर मीन्स क्या निकलेगा। तो चीजों को थोड़ा सा अच्छे से याद करने के लिए नोट करना जरूरी है। देखो गांधी जी कहते हैं कि 3H का नियम काम करता है याद करने में। आपकी लर्निंग में आपका हेड काम करना चाहिए, आपका हैंड काम करना चाहिए, आपका हार्ट काम करना चाहिए, आपका दिल पूरी तरीके से पढ़ाई में एंगेज हो, आपका हाथ थोड़ा बहुत लिखे भी सही, आपका दिमाग पूरी तरीके से पढ़ाई में लगा हुआ। तो ये 2-3 चीजें जो अगर अच्छे से काम करे ना तो हमें चीजें भी अच्छे से याद होगी। देखो इतने बड़े बड़े लोग कह के गए तो कुछ ना कुछ तो सोच के पाओगे ना। भले ही हमको लॉजिक पता नहीं चलता लेकिन ये सोच के रिलाई कर लेना चाहिए कि इतनी बड़ी शख्सियत के लिए तो कोई ना कोई इसके पीछे बहुत गहरा कारण हुआ। तो बस हल्का हल्का नोट करते चलो। पहले से अपने माइंड को बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड मत करा करोगे और लिखने का पहले तो पूरा एज इट इज उतारना नहीं। हल्का हल्का शुरुआत शुरुआत है ना बहुत हल्की से करो, बहुत हल्की से करो। यानी कि कुछ 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी। देखो बहुत ज्यादा मैं नहीं बैठूंगी, इस अपन बात करते जाएंगे। तो फटाफट से अपन पढ़ते हैं चूंकि लगभग 10-5 मिनट हो चुके थे। वो होता ही है कि जब वो कोई भी मान लो खुल के बनाए ना तो अपने जो भी भीतर बातें होती है ना वो बताने का मन करता है। फिर मतलब अपने आप को रोकने का मन नहीं होता है। फिर ऐसा लगता है कि फिर किसको शेयर करेंगे बातें, है। तो यहाँ अपन देखते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में क्या देखने वाले, राजस्थान के इतिहास को अपन है ना यहाँ 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले। सबसे पहले अपन मौर्योत्तर काल महाकाव्य के बारे में देखेंगे कि महाकाव्य में राजस्थान कितने भागों में बटा हुआ था। फिर मौर्योत्तर काल में राजस्थान कितने भागों में बटा हुआ था। फिर बाद जब समय का पहिया थोड़ा सा आगे चला ना उसमें राजस्थान कितने भागों में बढ़ गया। तो इस तरीके से इतिहास में अपन सिर्फ इतना देखने वाले कि राजस्थान कौन कौन से अंचलों में बटा हुआ था, दैट्स ऑल। तो इतिहास पर थोड़ा सा इसको मिडल, हाँ तो इतिहास पर अपन क्या देखने वाले, चैप्टर नंबर 1 है ना ये अपना। इतिहास में क्या देखने वाले अपन, इतिहास में देखने वाले अपन इतिहास में क्या देखने वाले। देखो यहाँ देखने वाले कि महाकाव्य के दौरान राजस्थान कौन से भागों में बटा हुआ था, किन किन अंचलों में बटा हुआ था। सेकेंड अपन देखेंगे मौर्योत्तर काल के समय राजस्थान कौन से भागों में बटा हुआ था। लास्टली अपन देखेंगे बाद के समय में राजस्थान कौन से भागों में बढ़ी। इतना ही देखेंगे, है। तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर था। महाकाल के दौरान है ना राजस्थान बेसिकली 4 से 5 भागों में बटा हुआ था। जैसे कि शूरसेन वगैरह, जांगर वगैरह, मत्स्य वगैरह और मरु वगैरह। तो ये 4-5 भाग थे। कितने 4 भाग थे। मरु है, उसके बाद अपने जांगल हो गया,
जांगल हो गया, मत्स्य हो गया, मत्स्य हो गया, और शोरसेन हो गया, शूरसेन हो गया, मत्स्य, मत्स्य और शोरसेन हो गया। इन भागों में बटा होता है। मौर्य काल में राजधानी कौन से भागों में बटा था? अर्जुनायन, हिमालय, शिवी, योद्धे, इनमें बटा होता। तो कुछ 4 भाग यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 कौन से? सबसे पहले अपने आ जाता है, सबसे पहले अपन देखें मत्स्य है, जांगल है और मरु है, जांगल है, मत्स्य है, शोरसेन। ये तो 4 भाग हमारे महाकाव्य के दौरान के हो गए। उसको मौर्योत्तर काल में एक शिवी है, अर्जुनायन है, माले है, योद्धे है। कौन कौन से भाग है? शिवी है, अर्जुनायन है, अर्जुनायन है, माले है, माले है, योद्धे है, योद्धे है। इन भागों में बटा होता है बेसिकली। उसके बाद के समय में वही अपन जानते हैं हमेशा से कुछ 6 भाग है ना। यहाँ पे कितने? लगभग 6 भाग है। कौन कौन से 6 भाग है? कौन कौन से 6 भाग है यहाँ? देखो यहाँ कौन कौन से 6 भाग है। देखो अपने वही ढूंढाड़ है, हाड़ौती है और मेवाड़ है और मेवात है और वागड़ है, इस तरीके से। तो कौन से? मेवाड़ है, मेवाड़ है, फिर अपने वागड़ है, वागड़ है, फिर अपने मारवाड़ है, मारवाड़ है, फिर अपने हाड़ौती है, हाड़ौती है, हाड़ौती के बाद अपने ढूंढाड़ वगैरह है, मेवात है, फिर ढूंढाड़ है। ढूंढाड़ कहो चलो कोई ढूंढाड़ है, फिर अपने एक और नाम आ जाता है वो है मेवात। यहाँ आ जाता है अपने, चलो कोई दिक्कत यहाँ लिख देते, यहाँ आ जाता है अपने मेवात, मेवात। तो इस तरीके से राजस्थान को 6 भागों में बटा होता। अब इनमें अपन पढ़ते क्या है बेसिकली? इनमें सिर्फ इतना ही देखते हैं, इनमें सिर्फ इतना ही कवर करते हैं कि ये जो प्रदेश थे ना, ये कौन कौन से जिलों से मिलकर बने, इनकी राजधानियां क्या थी और इनसे जुड़ी कोई विशेष बातें आ जाती तो वो देख लेते अपन। तो क्या जानकारी लेते अपन? अपन हल्की हल्की से जानकारी लेते तो थोड़ा ना अपन फास्टली पढ़ेंगे चीजों को, ताकि ना माइंड में बने और बहुत ज्यादा अपन उलझे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा फाइन इन्फॉर्मेशन नहीं, ओवरऑल जानकारी लेंगे। देखो अपन मत्स्य है, जांगल है और मरु है, जांगल है, मत्स्य, शोरसेन, शिवी, अर्जुनायन, माले, योद्धे और बात के समय में मेवाती, मेवाड़ी, वागड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़, इन भागों में बताओ। तो देखो ये तो अपन जानते हैं हल्का। मरु का इलाका कौन सा है? जोधपुर वाला इलाका मरु का है। जांगल का इलाका कौन सा है? बीकानेर, और ये अपने बीकानेर नागौर वाला। मत्स्य का जयपुर वाला इलाका है और शिवी का इलाका उदयपुर वाला है। अर्जुनायन का इलाका मेवात वाला है और माले का इलाका कौन सा है? ये कहते हैं कि ये ना बहुत शूरवीर जाति होती है ये अर्जुनायन, हाँ माले कहते हैं बहुत शूरवीर जाति होती है, ये किसी के साथ मिलकर शत्रुओं को हराती है और मालवों के साथ मिलकर शत्रुओं को हराती है। योद्धे अपने ना उत्तरी भारत की जाति होती है और इसमें से ना ये जो अर्जुनायन, हाँ ठीक है, जो माले में जानकारी बताई थी वो अर्जुनायन की। अर्जुनायन बहुत शक्तिशाली जाति होती है, मेवात के प्रदेश में रहती होती है और माले तो ढूंढाड़ प्रदेश के आसपास रहती है। बहुत सारे प्रदेश और भी हल्के हल्के, लेकिन हाँ मेनली ढूंढाड़ इसका केंद्र होता है। बाकी योद्धे का उत्तर भारत होता है, ये हरा देती है, कुशाणों को हरा देती है। बाकी मेवात अपन जानते हैं, लोग मेवाड़ जानते हैं अपन, उदयपुर वगैरह के इलाका, वागड़ वगैरह जानते हैं, डोगरू, मासोड़ा। इसके अलावा 2-3 इलाके होते हैं जिनको अपन इस नाम से जानते हैं, वागड़ के नाम से, जैसे नौहर है, नरहड़ है, भादरा है, पिलानी, ये वाले इलाके। पिलानी के पास बसे हुए नौहर, नरहड़, कड़ना है और भादरा ये वाला। और मारवाड़ का जो इलाका ना, जो पुराना शिवी इलाका था ना, पुराना मरु का जो इलाका था, देखो मरु ये है, मारवाड़ देखो बाद में जाके मारवाड़, वो मरु का इलाका है अपने मारवाड़। मरु का इलाका कौन सा है? ये अपने कुछ जोधपुर वाला, जोधपुर है, नागौर वाला और बीकानेर वाला, ये सब मारवाड़ के इलाके हैं। और हाड़ौती क्या देखते हैं? हाड़ौती में कोटा, बारह बूंदी, झारा, 12 नहीं आता बस, और ढूंढाड़ में जयपुर के आसपास का इलाका। इनमें हल्के हल्की जानकारी और भी है कि इनकी राजधानी क्या थी, जैसे मत्स्य की राजधानी अपने मत्स्य की अहिचत्रपुर, नागौर वगैरह हुआ करते। जांगल की अपने नागौर यानी अहिचत्रपुर हुआ करती थी। मत्स्य की तो अपने विराटनगर हुआ करती थी। मरु की राजधानी गिवन है नहीं। और शोरसेन के बारे में, शोरसेन की राजधानी अपने मथुरा वगैरह बताते हैं, क्योंकि ये ना अलवर धौलपुर का इलाका हुआ करता था, अलवर को मिस कर दो। और शिवी वगैरह की राजधानी मच्चिका वगैरह होती थी और बाकी सब में राजधानी गिवन है नहीं और यहाँ पे राजधानी गिवन है नहीं। तो कुछ कुछ ना बेसिक से बातें बताई जाती। और ये कौन कौन से जिले थे और कौन कौन से जिले इनके अंतर्गत आते थे, क्या क्या उनकी राजधानियां थी, इसके साथ कुछ एडिशनल जानकारी, इन बातों के अलावा कुछ एडिशनल जानकारी। कहीं कृष्ण आए थे, मतलब राम और कृष्ण कहीं से गुजरे थे, और तो कोई अपने आर्यों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। और इसके साथ कुछ कोई कहता है कि ये कबीला, ये जो था ना वो यहाँ जनतांत्रिक कबीला निवास करा करता था और इस स्थान पे कोई की जातियां आकर रहने लग गई थी अमुक स्थान पे। और वो कौन सा इलाका है जहाँ पे ये कुछ जातियां जैसे कि माले है, शिवी, अर्जुनायन, योद्धे, ये जातियां रहने लग गई थी। किसका जिक्र है इन सब में से? किसका जिक्र है जो रामायण महाभारत में मिल जाता है? किसका जिक्र है जो व्रत संहिता में मिल जाता है? और किसके बारे में जानकारी
सिकंदर के आक्रमण के दौरान की गई थी। शूरसेन और शोरसेन की का जिक्र जो है ना अपने सिकंदर के आक्रमण के दौरान हुआ था। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक सी जानकारी है, कोई यूनिक अच्छे से फैक्ट इन कॉमन बातों के अलावा। तो ये है हमारे इतिहास का चैप्टर। जब आप बुक खोलोगे ना तो आपको चीजें समझ आएगी, चीजें पता चलेगी कि हाँ जानकारी किस तरीके से आपस में कोरिलेट कर रही है, कि इसमें भी ये कुछ बातें हैं जो सब में कॉमन है, कुछ बातें हैं जो कुछ स्थान विशेष को लेकर स्पेसिफाई है। तो इस तरीके से हमने इतिहास वाले चैप्टर को देखा था, है ना। अब क्या देखते हैं अपन, इसके बाद अपन कुछ अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर इतिहास जानने के स्रोत, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। इतिहास जानने के स्रोत क्या है, इतिहास जानने के स्रोत क्या है, इसमें अपन क्या देखते हैं, इसमें अपन देखते हैं ना इतिहास जानने के कुछ 4 तरीके के स्रोत देखते हैं। कितने तरीके के, 4 तरीके के। क्या देखते हैं, देखो इतिहास जानने के स्रोतों में 4 टाइप के स्रोत देखेंगे। देखो एक तो अभिलेख, कभी आपने अभिलेख वगैरह देखा हो ना, तो अभिलेख पत्थरों पे उत्कीर्ण कर दी जाती है, वो अभिलेख वगैरह कहलाते हैं। देन अपन सेकेंडली देख लेते हैं कुछ साहित्य वगैरह जो इतिहास जानने में मदद करता है हमारी, कुछ मुद्राएं वगैरह, कुछ बर्तन वगैरह। इसके अलावा ताम्र पत्र भी हो सकते हैं, तांबे पर जो पत्र लिखे जाते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से अपन कुछ हल्का का 4 स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या देखते हैं अपन, कुछ ताम्र पत्र भी देखते हैं, लेकिन उसमें कोई जानकारी गिवन नहीं थी, इस वजह से अपन मोटा मोटे 4 मान रहे हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि अगर ऐसे साक्ष्य आप ढूंढोगे राजस्थान में ना तो यहाँ मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे और क्या मिलेंगे और क्या है बेसिकली। तो ये साक्ष्य अपने सबसे पहले अपन देखेंगे अभिलेख है राजस्थान में से बहुत, जो इतिहास के बारे में जानकारी होता है। बहुत सारा ऐसा साहित्य भी लिखा हुआ है, साहित्यिक स्रोत जो इतिहास के बारे में जानकारी देता है। बहुत सारी इस मुद्राएं मिलती, बहुत सारी जगहों से मुद्राएं मिलती जो इतिहास के बारे में जानकारी। बर्तनों में कलाकृतियां ऐसी देखते हैं अपन, बर्तन वगैरह और भी कोई आप पत्थर की पलक वगैरह ऐसी कलाकृतियां देखिए जो इतिहास के बारे में जानकारी देती है। अभिलेख कौन कौन से हैं, देखो नांदसा है और बरनाला है और सामोली है और कंसुआ है, घटियाला है, नगर है। इस तरीके से कुछ अभिलेख होते हैं ना, ये हमें राजस्थान के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें से चिरवा अभिलेख 2-4 लिखूंगे मैं, तो देखो नांदसा है और बरनाला है और कुछ घटियाला है, बिजोलिया है। नाम थे लगभग 5-7 नाम थे। बिजोलिया है, घटियाला है, नगर है। और इसके बाद प्रतिहार के बारे में कौन बताता है, प्रतिहार जो हार जाते हैं वो क्या होते हैं, घटिया होते हैं, ठीक है। बिजोलिया के बारे में चौहान के बारे में बिजोलिया अभिलेख बताता है। इसके बाद चिरवा अभिलेख जो है ना समर सिंह के बारे में बता देता है। चिरवा अभिलेख समर सिंह के। देखो बिजोलिया के बारे में चौहान, और जो बिजोलिया अभिलेख है ना चौहान के बारे में जो और एक घटियाला है ना हार प्रतिहार का, जो हार जाता है ना वो भी घटिया नहीं होता है, मेहनत तो उसने भी करी। और चिरवा जो अभिलेख है ना ये समर सिंह के बारे में बता देता है, समर सिंह के बारे में। ये इस तरीके से अपन कुछ अभिलेखों के नाम देखते हैं। बाकी साहित्यिक स्रोतों में भी साहित्य के बारे में देख लेते हैं अपन, कैसे कौन से स्रोत है, ऐसे कौन से ग्रंथ है जो राजस्थान के इतिहास के बारे में। बहुत सारे ग्रंथ है, कर्नल जेम्स रोड का उत्तर पश्चिम की यात्रा वगैरह, पश्चिम भारत की यात्रा वगैरह हो जाता है। और सूर्यवंशम का वंश भास्कर है और श्यामदास का विद्रोह वगैरह हो जाता है। और गोरशंकर लीलाचंद ओझा ने भी बहुत सारे इलाकों का इतिहास लिखा दक्षिण राजस्थान का, और जिसमें वागड़ बांसवाड़ा है और अपने प्रतापगढ़ के अलावा कांटन के इलाके भी लिखते हैं। तो इस तरीके से कुछ ग्रंथ है जो हमें बताते हैं। बहुत सारी वचनिकाएं भी, अच्छा 10 खींच की वचनिका है, खिड़े जगह की वचनिका है, और दलपत कृत है, और दलपत विलास है, और पद्मनाभ की एक कानड़ देव करके एक रचना है, वो भी बता दी हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में। और एक फारसी तवारीख करके एक इतिहास ग्रंथ या फिर ऐसा जीवन है फारसी तवारीख। तो अगर मध्यकालीन राजस्थान के बारे में जानना होगा तो फारसी तवारीखों के इतिहास को पढ़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे साहित्यिक स्रोत मेनली भी अगर लिखो तो कर्नल जेम्स रोड लिखते हैं, और सूर्यवंश मिशन भी लिखते हैं। तो सूर्यवंश मिशन को पढ़कर भी आप राजस्थान के इतिहास के बारे में जान सकते हो। श्यामल दास को पढ़कर भी जान सकते हो, ओझा को पढ़कर भी जान सकते हो। और इसके बाद 2-4 नाम और थे, दलपत को भी पढ़कर जान सकते हो, दलपत को पढ़कर भी जान सकते हो आप। और इसके साथ दलपत के साथ कुछ वचनिकाएं भी आती है। बस ये मेनली ये ऐसे ग्रंथ है जिनसे आप राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मुद्राएं और कलाकृतियां है, तो मुद्राएं और कलाकृतियां कहाँ मिली, देखो राजस्थान में मुद्राएं है ना कुछ पर्टिकुलर इलाके में मिले, जैसे उत्तर में, पूर्व में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है। तो देखो यहाँ रंगमहल से इनको मुद्राएं मिल जाती है उत्तर में, यहाँ अपने सांबर से मिल जाती है, प्लस बेराट से मिल जाती है। दक्षिण में जाओगे आप तो दक्षिण में आपको ना आहट से मिल जाएगी। पश्चिम में जाओगे आप तो पश्चिम में आपको एक बीकानेर में साबड़िया, बीकानेर में क्या है, साबड़िया। तो यहाँ अपने आहट भी आ जाएगा। 2 नाम और मैं इधर गिवन कर रही हूँ, आहट भी है और साबड़िया भी है।
प्रतिष्ठा बढ़ी। तो यहाँ से आपको ना मुद्राओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब देखो कलाकृतियां, तो कलाकृतियां मतलब कि बर्तन वगैरह। तो बर्तन में क्या है कि तांबे के बर्तन कहाँ देखने को मिल जाते हैं, बर्तन में ये बताएंगे बहुत सारे बर्तन ऐसे जिनके ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइन बनी, कुछ ना कुछ लिखा हुआ, तो इतिहास के बारे में बता देंगे वो आपको। तो ऐसे ही बर्तन देखे तो राजस्थान में कहाँ देखने को मिले बर्तन मिलते हैं ना, गणेशों में बर्तन मिलते हैं तांबे के, और लाल काले बर्तन मिल जाते हैं अपने अलवर और भरतपुर में। देखो कल मैं भरतपुर आपको बताने भूल गई थी, भरतपुर या मतलब की बेसिकली कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई थी। तो भरतपुर ही वहाँ ध्यान रखना, भरतपुर के 9 में और जयपुर के अपने जोधपुर में यहाँ बर्तन देखने को मिलते हैं लाल काले कलर के। बाकी पत्थरों के फलक भी देखने को मिल जाते हैं, और पत्थर फलक नहीं, इसके हाँ पत्थर फलक, पत्थर के फलक, हाथीदांत फलक भी आते अपने है ना, दो बार हाथीदांत फलक का जिक्र है अब तक। और पत्थर के फलक देखने को मिल जाते हैं। पत्थर के फलक कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये अपने आहड़ और गिरडी में मिल जाते हैं। एजी ध्यान रखना, एजी। तो इस तरीके से ना कलाकृतियों में क्या देखा हमने, दूसरा जानकारी लिखी। यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा इसको, और थोड़ा सा है ना यहाँ लिखना होगा। हाँ, तो कलाकृतियों में क्या जानकारी देखने को मिल जाती है, कलाकृतियों में बताया अपन। तो देखो एक तो अपना आ जाता है गणेश्वर से हमको बर्तन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको अलवर जयपुर प्लस भरतपुर से लाल काले बर्तन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आगीलू, आहड़ और गीलू, यहाँ से आपको पत्थर फलक पे कुछ कलाकृतियां मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने पढ़ा। इसमें तो मैंने लगभग पूरा ही चैप्टर कवर कर दिया। ये इतनी जानकारी बेसिकली इसमें छोटा सा चैप्टर है जो आपको बताते हैं इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, और अगर इनके एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से। तो ये हमें देखना है इतिहास के स्रोतों के बारे में। अब क्या पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तो कहाँ थे अपन, हमने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया था। दूसरे के बाद क्या देखने वाले अपन, अगला चैप्टर सभ्यताओं के बारे में। थर्ड चैप्टर अपना सभ्यताएं। देखो सभ्यताओं में क्या पढ़ने वाले अपन, सभ्यताओं में अपन है ना कुछ 4-5 सभ्यताओं को पढ़ेंगे। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ा हमने, बालाथल सभ्यता के बारे में पढ़ा हमने, और हमने गणेश सभ्यता के बारे में पढ़ा हमने, विराट सभ्यता के बारे में पढ़ा। इस तरीके से हमने 5 सभ्यताओं को पढ़ा। तो कौन कौन सी सभ्यताएं पढ़ी हमने, कुछ 5 सभ्यताएं पढ़ी। कितनी, 5। सबसे पहले हमने देखी कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा, देन आहड़, देन अपन देखते हैं बालाथल जो कि उदयपुर में मौजूद है, बालाथल, देन गणेश्वर, देन विराट। और कुछ बच्चे कुछ जानकारी बच जाती है ना इनके अलावा, तो उनको अपन अंदर प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से अपन पढ़ते कालीबंगा, आहड़, बालाथल, गणेश्वर, विराट। इस तरीके से अपन जानकारी देते। क्या पढ़ते हैं इनमें, देखो इन सब में कुछ नहीं देखते, सिर्फ इतना देखते हैं, कुछ नहीं, ये है मेरा। इन सब में अपन ये देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले, ये जानकारी सब में कॉमन है। बाकी सेकंड जानकारी अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर सामान्य जानकारी, अदर जानकारी करके देख लेते हैं।
जिनमें इनके बारे में बेसिक बेसिक से बातें बताई जाती है। कभी कहते हैं कि ये सभ्यता कहाँ की है, कभी इन सभ्यताओं के उपनाम क्या है, और कोई जानकारी बच जाती तो इस तरीके से देखते हैं। तो देखते हैं अपन कि कौन कौन से साक्ष्य इन 5 सभ्यताओं में मौजूद है। कालीबंगा में कौन से, आठ में कौन से, भारत में, गणेश में, विराट में कौन से साक्ष्य, कालीबंगा में कौन से साक्ष्य, बहुत सारे साक्ष्य, घरों को लेकर साक्ष्य, कैसे घर एकदम पक्के व्यवस्थित घर है, बड़ी बड़ी ईंटें वगैरह लगी, बड़े बड़े कमरे हैं, ईंटें हैं, ईंटों से बने हुए कमरे हैं। तो इस तरीके से यहाँ के घर है। यहाँ पे अदर साक्ष्य भी मिल जाते हैं। कभी कहते हैं कि मणिया है, कभी कहते हैं खिलौने हैं, कभी कहते हैं कांच है, कभी कहते हैं गंगा है, कभी कहते हैं खेत है, कभी कहते हैं कि जुते हुए खेत है, और कभी कहते हैं कि हाथी दांत प्याले हैं, कभी कहते हैं कि तांबा का बेल है। तो ये सारे साक्ष्य। तो देखो यहाँ खेत कैसे हैं, ईंटों से बने हुए, ईंटों से निर्मित खेत का घर, ईंटों से निर्मित वगैरह। बाकी साक्ष्य भी अदर साक्ष्य भी जो हमने देखे। अदर कौन कौन से, देखो थोड़ा सा कोरिलेट करोगे साक्ष्य को, तो महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों से, खेत से रिलेट करें। महिलाओं से है, महिलाओं से क्या आ जाएगा, दो मतलब आपका कांचगंगा वगैरह, पुरुषों से अपने मड़िया वगैरह, मतलब पैसा को कोरिलेट कर लो, बच्चों से अपने खिलौने वगैरह आ जाएगा। और खेत से रिलेटेड करता हूँ, जुते हुए खेत वगैरह, और गाय बैल वगैरह, ये सारा खेतों से रिलेट करते हैं। बाकी जो नगर है ना, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता से मिलते जुलते, सिंधु सभ्यता के नगरों से मैच करते हुए ये नगर है, समरूप है वहां से। मतलब कि ये नगर जो है ना सिंधु सभ्यता से मेल खाते हैं। That's all। और देन कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा अपने गणेश गंगा नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। बाकी इसकी खोज किसने करी, अमलानंद घोष ने, और एक बीबी लाल ने, और आर के थापा ने, इन्होंने इसकी खोज करी। बहुत सारे खोजे थे, 12 दर्जन खोजे थे, जिसमें कालीबंगा गंगा नदी के किनारे बना हुआ एक महत्वपूर्ण साइट मानी जाती है इन खोजे के 12 दर्जन स्थलों में से। बाकी आड़ में क्या देखते हैं, बाकी आड़ में देखते हैं कुछ इसी तरीके से देखते हैं। यहाँ घर कैसे, यहाँ क्या देखने को मिल जाते हैं। यहाँ घर कच्चे घर है, मिट्टी के घर हैं, ऊपर केलू डाल रखे हैं, बांध डाल रखा है, छोटे छोटे कमरे, यहाँ बड़े बड़े कमरे थे। और बाहर वेदियां वगैरह भी, मतलब पता चलता है लोग धर्म कार्य करते हैं। नालियां भी अच्छी ईंटों की बनी है, और प्लस लकड़ी की बनी है। यहाँ घर छोटे छोटे से मिट्टी के बने हुए हैं, ऊपर केलू डाल रखे हैं, जिसे गाँव में देखते बन वैसे, ऊपर केलू डाल रखे हैं, और ऊपर बांस वगैरह डाल रखी, छोटे छोटे कमरे हैं। वहाँ पे बहुत सारे चूल्हे बने हुए हैं। ऐसा लगता है वहाँ पे लोग चावल वगैरह बनाते हैं। चावल के इधर उधर चावल बिखरे होंगे, तो पता चला कि चावल के उत्तर दिशा की चावल थे यहाँ, ऐसे ऐसे हल्की जानते हैं। बाकी अदर फैक्ट भी यहाँ पे भट्टियां वगैरह, मतलब लोग काम क्या करते हैं, भट्टियां वगैरह है, और गेहूं क्या भट्टियां, और ये अपने लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बहुत फिनिशिंग वाले। बाकी अदर फैक्ट भी, अदर भी साक्ष्य मौजूद है। कौन कौन से, ये अपने दीपक वगैरह आ जाता है, घड़ा है, उस पे ढक्कन वगैरह, दीपक वगैरह, और मणिया मुद्राएं वगैरह, और खिलौने वगैरह है, तरकारियां, तस्तरियां, इस तरीके की जानकारी। देखो घर कैसे, मिट्टी प्लस केलू के घर है। बाकी बहुत सारे साक्ष्य यहाँ पे, छोटे छोटे घर है, ओरियो बांट रखा उनको, चावल मिल जाते हैं यहाँ पर। और अभी देखो चावल वगैरह है, और व्यवसायिकता में देखो तो भट्टियां वगैरह आ जाता है, प्लस लाल काली मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, प्लस जो बेसिक ये तो व्यवसायिकता से कोरिलेट, ये घरों से कोरिलेट, बेसिक में जो दीपक वगैरह है, और फिर अपने चूड़ियां वगैरह है, मतलब कि ये भी महिला पुरुष और बच्चे से कोरिलेट कर रहे हैं। कहीं कहीं चूड़ियां वगैरह है, खिलौने वगैरह है, ये तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे खिलौने वगैरह हैं, उसके बाद दीपक, खिलौने वगैरह है, मणिया मुद्रा, मोहरे वगैरह हैं। ये 1952 में खोजे गए थे। बहुत सारे अदर फैक्ट है। और बाकी बालाथल देखो, यही सारे, तो बालाथल में घर कैसे 11 कमरों वाला घर है। बाकी यहाँ साक्ष्य कौन से देखने को मिलते हैं, यहाँ तो आभूषण देखने को, उपकरण देखने को मिल जाते हैं। और बुता हो कपड़ा, जो आहड़ के बाद यही, विराट के बाद एकमात्र यही देखने को मिलता है। एकमात्र सेकंड हो गया तो बुना हो कपड़ा देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। इनको भी थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करो, वर्गीकृत करने की कोशिश करो कि बच्चों से, ये महिला जुड़े हैं, बच्चों से, पुरुषों से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। बाकी घर के बारे में जानकारी, ये सारी 11 कमरों वाला घर देखने को मिल जाता है, पुरुषों से जुड़े वाले। और इनके दुर्ग के साक्ष्य भी, प्लस दुर्ग के साक्ष्य भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी पुरुषों से जुड़ा उपकरण है, बहुत सारे तांबे के ये वाली सभ्यता, लोह सभ्यता है, बहुत सारे उपकरण वगैरह है, तो जैसे उपकरण वगैरह आ जाते हैं। देन भट्टियां, यहाँ पे भी है भट्टियां, लोहा कलर की भट्टियां यहाँ पे। प्लस देखो थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा ना, उपकरण है, भट्टियां हैं, और इसके साथ पुरुषों से जुड़े ना कपड़ा वगैरह, बुना हुआ कपड़ा, महिलाओं से कोरिलेट करते हुए गहने, बस ये सारी चीजें। बाकी उदयपुर में आहड़ से मिलती जुलती सभ्यता है। बाकी अपन बहुत ज्यादा समय नहीं, फटाफट से देख लेते हैं। गणेश्वर में क्या देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता नहीं देखते अपना, कुछ साक्ष्य देख लेते हैं। यहाँ घर के बारे में नहीं, बाकी जो साक्ष्य है ना, उनको कैटेगराइज कर महिला पुरुषों में कर सकते हैं। देखो पुरुषों में देखो बाण है, छेड़ियां है, हाथ का फलक, पत्थर के फलक वगैरह आ जाते हैं, और मछली पकाने के उपकरण वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पे महिला से कोरिलेट करती हुई चीजें, एक तो अपने बर्तन वगैरह आ जाएगा, बिटिया, मैंने कल उस दिन आपको ना अंगूठी, बिटिया नहीं अंगूठी की बताई थी उस दिन, महिला से कोरिलेट करती, तो अंगूठी वगैरह आ जाती है यहाँ पे। देन गणेश्वर के बारे में इतनी जानकारी होती है। यहाँ जो बर्तन है उनको कैटेगराइज करा है, लाल कलर के मजबूत, लाल कलर के हल्के, बाकी कुछ नहीं। बाकी
देखो क्या है, पुरुषों से कोरिलेट करती हूँ, यहाँ बाढ़ वगैरह आ जाएगा। देखो यहाँ घरों में कुछ नहीं है, बाढ़ है, मछली पकड़ने का कांटा है, फलक वगैरह है, छिड़िया वगैरह। और महिलाओं से कोरिलेट करती है, मान लो एक तो बीठी अंगूठी में से दोनों ही पहन सकते हैं अंगूठी, लेकिन थोड़ा सा महिला और बाकी पर अंगूठी है, और एक और बर्तन वगैरह है। बाकी गणेश को देखो ताम्र संचय के नाम से जानी जाती है, आहड़ तो ताम्र नदी के नाम से जानी जाती है। आहड़ दो चार नाम इसके बाल ये अपने, एक तो अघाटपुर हो गया, एक धुमकोट वाली सभ्यता होगी। इसमें एडिशनल जानकारी के तौर पर इसके 2-3 नाम ही क्वेश्चन था। गणेश्वर में ये बताते हैं कि कहाँ है, और नहीं पता सीकर में ही है। और ताम्र संचय क्यों कहते हैं, क्योंकि शायद गंगावती के निकट है, शायद केतड़ी के निकट है। तो ये इसकी एडिशनल जानकारी थी। बेराट में क्या साक्ष्य में देखने को मिला, वही देखो घरों में देखे तो एक कमरा देखने को मिला ना, उस कमरे में 36 मुद्राएं मिली है, और उसमें से अपन डिवाइड करें तो 8 और 28 में कर सकते हैं, पंचमार्क और यूनानी शास्त्र होगी। बाकी विराट में मौर्यों के साक्ष्य मिले हैं। बाकी विराट में आपको ना बहुत अदर से साक्ष्य भी मिले, मौर्यों के साक्ष्य तो मिले, विराट शिलालेख तो मिला ही है, और बौद्ध मठ तो मिला ही है। इसके अलावा कमरे के अलावा मौर्यों के साक्ष्य प्लस अदर साक्ष्य कैसे आ जाते हैं, घड़ा है, दीपक है, नाश्ता पक्षी है, किले हैं, और पत्थर का संदूक वगैरह है, और बुना हुआ कपड़ा है, ये अदर साक्ष्य। दीपक है, इन पर ना स्वास्थ्य के निशान बने हुए, और मतलब मांगलिक दीपक वगैरह आ जाता है। फिर अपने नाश्ता पक्षी, देखो ये यूनिक है, नाश्ता पक्षी ध्यान रखना, नाश्ता पक्षी है, बुना कपड़ा यहाँ पर भी है। बाकी कीले भी है, लोहे की कीले है, पत्थर का संदूक है, पत्थर संदूक है। तो इस तरीके से बाकी अदर जानकारी क्या है, अदर जानकारी इसका इतिहास है। ये महाभारत के समय बहुत महत्वपूर्ण था, पांडु ने अपना 11 वर्ष बिताया था यहाँ पर, और महाभारत काल में विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करता था। ये बेसिक जानकारी विराटनगर के बारे में। और बाकी क्या देखते हैं, विराट अपने कहाँ है, तो जयपुर में मौजूद है विराट अपने। और बस ये हर सभ्यता के समय बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। चलो ये छोड़ो, इतना जानो कि रामायण महाभारत के समय इसका विशेष महत्व था। तो ये हमने सभ्यता को देख लिया। बाकी हमने कुछ नाम भी देखे थे कि यहाँ से कोरिलेट करती, यहाँ से कोरिलेट करती, यहाँ से कोरिलेट करती। उज्जैना कहाँ की है, पचमाता कहाँ की, गिलोड कहाँ की है, और फिर अपने भीमाल कहाँ की। तो इस तरीके से हमने कुछ नाम देखे थे। बाद में 2-4 नाम आए थे, उनके बारे में देखा था, है ना। तो मेनली तो यही पढ़ा था हमने, बस इतना मेन अपन यही पढ़ते इसमें। बाकी 2-4 नाम देख लेते बस अपन, कुछ 5-6 सभ्यता है कहाँ की है बस ये देख लेते। अब देख लेते अपन अगला चैप्टर, जो कि अपना मिस रहा है। देखो अभी तक हमको ध्यान आ नहीं पाया, जैसे वो चैप्टर कौन सा था, चौथे नंबर पे कौन सा चैप्टर है इसमें। एक सबसे अलग चैप्टर है वो थोड़ा, हाँ क्या है, आजादी से पहले सरकार का स्वरूप। ये बहुत माइनर से चैप्टर को जानकारी है इसमें, यानी आजादी पूर्व सरकार का स्वरूप। बहुत ही इजी क्या है इसमें, यानी सरकार कैसे चलती है, आखिरकार गवर्नमेंट कैसी थी आजादी से पहले, कैसी थी गवर्नमेंट, सोच कर देखो कैसे थी। या तो राजाओं में, या फिर अंग्रेज अधिकारियों में कुछ हो सकता है। तो इसमें ना राजाओं के तौर पर देख सकते हैं, राजाओं में देख सकते हैं, और देन अपन राजा, और देन ब्रिटिश सत्ता। देखो यहाँ ठीक जानकारी, राजा यहाँ ठीक जानकारी। देखो राजा में क्या देखते पर, राजा महल की जानकारी देखते हैं कि जो राजा हुआ करता है इसके नीचे मंत्री है, खजांची है, बख्शी है, परगना अधिकारी, इस तरीके से व्यक्ति होते हैं। मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी, वैसे कोई जानकारी है मेनली यार। देखो ब्रिटिश में क्या था, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो भारत 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो रियासत वाला और एक ब्रिटिश सत्ता वाला। रियासत वाला तो राजा के अंतर्गत था ही, लेकिन जो ब्रिटिश सत्ता वाला था ना वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइड था, या तो प्रांतीय हुआ करते थे, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, मतलब मेनली 2 भागों में बटा हुआ था। तो कुछ रियासतें और केंद्र शासित प्रदेश। तो 11 रियासतें थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था। उन 11 रियासतों में जनरल नाम का एक व्यक्ति नियुक्त होता था हेड के तौर पर, इसके ऊपर गवर्नर जनरल होता था। और जब हमारा शासन विक्टोरिया रानी के अंतर्गत चला गया तो गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की नियुक्ति होने लगी। तो अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय कैनिंग वगैरह था, कैनिंग के नाम से जाना जाता था। और देन थोड़ा सा बस ये बताते हैं, और फिर कहते हैं कि जब एक 1935 का एक्ट लागू हुआ ना, तो अजमेर मेवाड़ केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस एक्ट के तहत अजमेर मेवाड़ पर केंद्र यानी संघ का शासन होने लग गया। और 1952 में फिर पहली विधानसभा की स्थापना होती है। फिर टीकाराम पालीवाल को निर्वाचित प्रधानमंत्री नियुक्त करा जाता है। तो ये बेसिक जानकारी। तो देखो ब्रिटिश सत्ता के समय भारत ना 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो रियासती विभाग में, रियासती में प्लस ब्रिटिश सत्ता में। भारत 2 भागों में बटा हुआ था, तो हमने देख लिया। अभी अपन ब्रिटिश सत्ता वाला देख रहे हैं। तो जो ब्रिटिश सत्ता वाला जो भारत था ना वो 2 भागों में, वो भी 2 भागों में, एक तो रियासत, एक तो प्रांत, और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रांत प्लस केंद्र शासित प्रदेश, तो 11 प्रांत थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। और इसके अलावा है ना यहाँ पे क्या होते थे, गवर्नर जनरल है,
जनरल, इसके ऊपर गवर्नर, इसके ऊपर गवर्नर जनरल है। बाकी जो ब्रिटिश सत्ता के 1933 का एक्ट 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल उस समय कुछ बदलाव आ गया था, बताई दिया मैंने आपको। 1992 में पहली विधानसभा की स्थापना हो जाती है टीकाराम। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी, इतना ही गिवन है, कुछ नहीं। राजाओं में ना थोड़ा सा जमींदार का जिक्र किया है, जमींदारों की जमींदारी प्रथा है ना। जमींदारी प्रथा कब स्टार्ट हुई थी, यानी राजपूतों के समय से हुई थी जमींदारी। और जो थी ना ये जमींदार और एक राजा का भाई भतीजावाद का संबंध था। बेसिकली जमींदार कौन होते थे, छोटे बेटे को तो, बड़े बेटे को तो राजा बना दिया जाता था और छोटे बेटे को जमीन दे देते थे। वो जमीन जो देख रेख करता था वो जमींदार के नाम से जाना जाता था। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटे बच्चों की बुक है चूंकि, तो ज्यादा समय लगेगा नहीं इसमें। तो इस तरीके से हमने चौथा चैप्टर देख लिया। अब अपने को 5 चैप्टर और देखने, बेसिकली 9 चैप्टर है ना अपने, तो बाकी देखो मैं दो पेयर में काटा आपको। तो अब आगे अपना 5वां चैप्टर जो कि जाना जाता है किस नाम से। 5वां चैप्टर है हमारा भौतिक विभाग, फिर जल संरक्षण पढ़ेंगे। भौतिक विभाग, तो भौतिक विभाग में क्या पढ़ना है, वही सारे भौतिक विभाग में 2 देखेंगे। भौतिक विभाग जलवायु और ऋतु, भौतिक विभाग जलवायु और ऋतु। बेसिक जानकारी, भौतिक विभाग राजस्थान में कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। पहला भौतिक विभाग अपना मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा हाड़ौती, पूर्वी मैदान, फिर हाड़ौती। बाकी जलवायु में जलवायु देख लेंगे, ऋतु देख लेंगे, जलवायु देख लेंगे और ऋतु देख लेंगे, है। देखो जलवायु क्या बताते हैं, मरुस्थल में कौन जानते हैं, मेनली क्या बताते हैं, 61% इलाका है और 40% जनसंख्या रहती है। 61% 12 जिले रहते हैं जो उसमें ऊपर नीचे हो चुकी है। तो परसेंट तो वही रहने वाला ना। हाँ, थोड़ा सा अपने को है ना लास्ट में तो भी जानकारी लिखनी है, भूले ना अपन। क्या लिखना है अपने को, कुछ फैक्ट देखने लास्ट में, ठीक है। तो कुछ फैक्ट देखने अपने आप को याद रहे, इस वजह से लिख रही हूँ। देखो अपने जो मरुस्थल है ना उसमें हल्की हल्की जानकारी कि मरुस्थल में जो भारतीय मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं वो 3 जिले, जैसे मैं बाढ़ में दिखा ये भारतीय मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। मरुस्थल को बेसिकली 5 भागों में बांटा है हमने, शुष्क, अर्धशुष्क और घग्गर का मैदान, आंतरिक प्रवाह और नागोर भूमि। इस तरीके से 5 भागों में बांटते हैं। मेनली ये जानकारी भारतीय मरुस्थल का जिक्र है और यहाँ इसके 5 भाग हैं और 61 और 40 का आंकड़ा है, बस दैट्स ऑल। इतनी जानकारी, बहुत धनी मनुष्य है ये, सब ज्यादा धनी है। और अरावली कितनी परसेंट है, तो 9% है। अरावली 652 यानी दिल्ली की राजधानी से गुजरात की हेड तक फैली हुई है। अरावली को जीवन रेखा कहते हैं, दैट्स ऑल। ये 9% है। जितनी जानकारी गिवन है वही बता रही हूँ। 662 है और दिल्ली के राजधानी से लेकर करके जो गुजरात के खेड तक। और फिर कह देते हैं ये जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है, यानी लाइफ टाइम के नाम से, है ना। बाकी पूर्वी मैदान के बारे में देखो अपन कोटा धुलपुर कद, यहाँ पे उत्खाद भूमि, दान भूमि, बीहड़ भूमि पड़ जाती है। मेनली मैदान के लिए जाना जाता है। तो मैदानों सतत मैदानों का कुछ दुरुपयोग भी, नदियों का दुरुपयोग भी, उत्खाद बना देती है। ऊपर नीचे जो भूमि होती है जहाँ ना रहना पॉसिबल है ना कुछ काम और कुछ पॉसिबल, खेती वगैरह कुछ भी पॉसिबल। बाकी ना यहाँ पे चंबल मैदान से बांधने हुई नदियां बहती है। बाकी इस तरीके के मैदान राजस्थान में और भी, छप्पन का मैदान जो कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में है, इसको माही का मैदान नहीं कहते हैं। ये बेसिक जानकारी कहते हैं कि पूरी मैदान में चंबल, बनास और बाणगढ़ नदियां और अपने कद कोटा और धौलपुर में एक उत्खाद दान प्रदेश पाया जाता है। पूरे मैदान में ज्यादा जनसंख्या कुछ है ना 43 और कुछ 40 और 23 तो एरिया है और 40% जनसंख्या रहती है। क्या ऐसे मैदान राजस्थान में और भी है? हाँ है। 56 का मैदान कहाँ है? 56 का मैदान बाप बीपी बाप क्यों कहें अपन, पिताजी का नाम तो बीपी है अपन बीपी, तो ये बीपी के आसपास भी 56 का मैदान। अरे 56 गाँव का राजा है, 56 गाँव का मालिक हो, उसका बेटा, अमुक का बेटा। और तो ये सुन के बीबी बढ़ गई हमारी। तो ये बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी। बाकी हाड़ौती में बताते हैं वो हमारा कोटा बारा बूंदी, ये काली मिट्टी के लिए जाना जाता है बस। और क्या ऐसे ही पठार राजस्थान में हो रहे? हाँ है। तो देखो यहाँ पे लावा की काली मिट्टी, लावा मिट्टी, इसे पठार राजस्थान में और भी सिरोही मुड़िया का पठार है, चित्तौड़ हमेशा का पठार है। उसके बाद राव यानी राजसमंद, उदयपुर और आबू, यहाँ पर बोमट का बोराट का पठार है। और उसके बाद अपने एक आ जाता है अपने यानी कि उदयपुर और प्रतापगढ़, यहाँ पर अपने ना लासवाड़ी का ये है। तो देखो एक ऐसे पठार और भी, उड़िया है, मेसा है, बोराट है, लासवाड़ी है, मेस, बस ये पठार। जलवायु देखो राजस्थान में 3 तरह की, अति और अति आद्र, आद्र और उपाद्र। कहाँ है ये? बीजी यूएसए। चलोगी क्या? तो बीजिंग का जगह बात कर दी, मैं कतई नहीं आने वाली यूएसए।
बीजी बांसवाड़ा और झालावाड़ में ये वाली, और यूएस यानी कि अपने उदयपुर सवालपुर में वाली। चलो जे क्या बात कर ली, ये जयपुर में पाई जाती है। चलो ध्यान रखना है बस। और ऋतु है वही सर्दी गर्मी बरसात, कौन कौन से मौसम में होती है और इनके इन ऋतु का हल्की हल्की जानकारी। सर्दी गर्मी बरसात, गर्मी है सर्दी है बरसात है। गर्मी कब रहती है, जूसी, और बरसात कब रहती है, जूसी में, जून सितंबर में। बरसात जूसी में, गर्मी अपने अफ में तो सर्दी, और गर्मी अपने माजू में, है ना। तो इसे ध्यान रखना ट्रिक से। माजू गर्मी में बर्तन माजना बहुत पसीना क्रिएट करता है, मतलब बहुत इचिंग क्रिएट करता है, चिड़चिड़ाहट क्रिएट कर देता है। बस चीजों को ध्यान रखना है आपको। और माजू और जूस भी लिक्विड है, और बारिश और माजू यानी, और आफत, सर्दी भी आफत है, और जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनके लिए। बाकी बता दें गर्मियों का मौसम है ना 40 से 45, जनरली तो 30 to 40 माना रहता है, लेकिन 40 to 45 अपने सीमांत इलाकों का जो है ना, वो सीमांत इलाकों का तापमान रहता है। तापमान तो बहुत ज्यादा है, माउंट आबू सबसे गर्म है और ठंडा है, 100 डिग्री रफ्तार से हवा लू चलती है हवा जल्दी। देन फिर बारिश के बारे में बताते हैं। 2 शाखा से बंगाल की खाड़ी सागर से बारिश हो जाती है, बंगाल खाड़ी से पूर्वी मैदान में हो जाती है, सबसे ज्यादा होती है। और 90% जो बारिश है ना वो इसी महीने में हो जाती है, इसी महीने में इसी सीजन में होती है। और देन 50% अरावली है ना अपने 50 2 बराबर भागों में, नहीं इससे 50% करके कुछ है कि 50% बारिश की दिशा तो अपन जानते हैं, इस तरफ से लगाकर इधर से लगाकर इस तरफ होती है। राजस्थान में नीचे से लगाकर इस तरफ, दक्षिण पूर्व से लगाकर उत्तर पश्चिम की तरफ बारिश की दिशा होती है। बाकी ना 50% को लेकर कुछ है कि अपने 50% से कम, हाँ ठीक है, इधर बरसात होती है 50% ज्यादा, इधर होती 50% से कम, इधर होती 50% से ज्यादा, बीच में क्या है अरावली। ये बेसिक जानकारी। सर्दियों के बारे में 0 डिग्री तापमान माउंट आबू का, और पश्चिमी विक्षोभ है माउंट है, और रबी की फसल की विक्षी, ये जानकारी दैट्स ऑल। ये हमने भौतिक विभाग के बारे में पढ़ लिया। अब क्या देखना है आप लोगों को, अब क्या पढ़ना है, जल संरक्षण, छठा चैप्टर जल संरक्षण। जल संरक्षण में क्या पढ़ते हैं, हल्की हल्की सी जानकारी लेते हैं। जल संरक्षण पर नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो, और उसके बाद है ना परियोजना के बारे में, जल परियोजना के बारे में, और लास्ट में अपन जल परियोजना के बाद अपन हल्की सी जानकारी लेते हैं कुछ झीलों के बारे में। तो इसको है ना 3 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। कितने, 3, नदियां, जल परियोजना, झील। देखो क्या देखते हैं अपन, नदियों में ना कुछ नदियां देखते हैं, चंबल देखते हैं, बनास देखते हैं, लूनी देखते हैं, माही देखते हैं, हाँ माही देखते हैं, और उसके बाद अपन घग्गर देखते हैं, और घग्गर से पहले बाणगंगा देखते हैं, देन घग्गर देखते हैं। कौन कौन सी, चंबल पढ़ लेते हैं अपन, बनास पढ़ लेते हैं अपन, लूनी पढ़ लेते हैं। मेन तो ये 3 ही है, बाकी बहुत छोटी छोटी है। माही 6 नदियां देखते हैं, माही, बाणगंगा और घग्गर, और घग्गर। इनमें हल्की हल्की सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, है ना। बेसिक जानकारी कहाँ से निकलती है, कौन से जिलों में होकर गुजरती है, कहाँ जाके विलीन हो जाती है, इस दरमियान कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो यहाँ इन नदियों को अपना जल प्रवाहित करती है, इनके किनारे कौन से नगर बसे हैं, और कोई जानकारी लेते हो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके उसको देख लेंगे। चंबल विंध्याचल से निकलती है, बिसोगढ़ में एंटर करती है चित्तौड़ में, उसके बाद कोटा, बूंदी, सहारनपुर, धौलपुर करौंदी में होते हुए यूपी में अपने विलीन हो जाती है गंगा में। बाकी इसके किनारे कोटानगर बसा, इसकी सहायक नदियां बनास है, बेड़ा से, और काली सिंह पार्वती, और कोठारी। बनास कोठारी है, काली सिंह पार्वती, बेड़ज कोठारी, काली सिंह पार्वती, उसे किसी भी को बेड़ज कोठारी, काली सिंह पार्वती और बनास, ये इसकी सहायक नदी है। कोटा नदी के नाम बता दीजिए, कोटा, और राजस्थान बहने वाली और सबसे लंबी नदी। बनास नदी कौन सी है, इसकी सहायक नदी क्या है, ये सब खमनों की पहाड़ी राजसमंद से निकल जाती है, राजसमंद के बाद चित्तौड़, खमनों की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और चित्तौड़ भीलवाड़ा है, और चित्तौड़ भीलवाड़ा, और इसके साथ होते हुए अजमेर, नागौर, और चित्तौड़ भीलवाड़ा के बाद इतने सवालपुर के रामेश्वर में चंबल से मिलती है। इस बीच और भी बहती है, चित्तौड़ भीलवाड़ा है, चित्तौड़ भीलवाड़ा। और देखो इसकी हमने एक ट्रिक बनाई थी ना, बनास नदी कहाँ बहती है इसके लिए, कि बना और बीती, देखो कुछ ट्रिक थी। चलो अपन बहुत ज्यादा फाइनल इन्फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाएंगे, वरना फिर अपन बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे। तो यहाँ बनास नदी अपने चित्तौड़ राजसमंद में बहती है, उसका चित्तौड़ में बहती है, उसका भीलवाड़ा में बहती है, उसके बाद अपने 1-2 जिले आएंगे बीच में, उसके बाद अपने सहारनपुर में चली जाएगी रामेश्वर में। बाकी इसकी साइड नदी भी वही हमारी, एक मेनाल आ जाता है, खाली आ जाता है, बाकी बेड़ा से कोठारी तो आती है। और ये लगभग कौन सा नगर है, तो सहारनपुर और टोंक नगर बसे इसके किनारे, और बस विलीन का मतलब। और बेसिक जानकारी, इसकी एडिशनल जानकारी 480 किलोमीटर के दरमियान इसकी लंबाई मानी जाती है, और ये राजस्थान में पूरी तरीके से दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी नदी मानी जाती है। देन लूनी नदी अजमेर की नागपाड़ी से निकल जाती है, और ये 2 नदियों को मिलकर बनती है। गोविंदगढ़ में एक साबरमती और
साबरमती दो धाराएं मिलकर लूनी नदी बन जाती है। ये अलग अलग जिलों में होती है, जैसे कि हमारे कहाँ से, अजमेर के नागपाल से निकलती है, अजमेर से निकलती है, नागौर से निकलती है, अजमेर आ जाती है, नागौर आ जाती है, फिर अपने जोधपुर वगैरह आ जाती है, जालोर आ जाती है, और जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है ना, अजमेर है, नागौर है, पाली है, इन जिलों में होती है। अजमेर, नागौर, पाली, अजमेर, नागौर, बीच में पाली आ जाएगा, अजमेर और नाग दोनों पाली का ध्यान रखो। उसके बाद अपने जोधपुर है, बाड़मेर है और जालोर, इन जिलों में बहती है लूनी नदी, और बालोतर तक एडिशनल जानकारी, बालोतर तक मिलता है। उसके बाद खारा पानी हो गया। माही नदी तो कुछ जानकारी नहीं है, बस ये भी विंध्याचल से निकल जाती है और उदयपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा बहती हुई और माही सोन और जाखम सहायक नदी है, खंभाती-हाड़ में गिरती है, ये भी खंभाती-हाड़ में गिरती है। बस बाणगंगा नदी जयपुर के बैराट की पहाड़ी से निकलती है, अर्जुन गंगा के नाम से जानी जाती है। ये वो नदी है जो भरतपुर में वेटलैंड मिलाती है। गंगा नदी हिमाचल की शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है, हनुमानगढ़ में नदी गंगा नदी में विलीन हो जाती है। और देन लास्ट में ये सरस्वती का अवशेष या फिर सरस्वती को सहायक नदी मानी जाती है। जल परियोजना में अपन देखो कुछ कुछ अपन आंतरिक विभाग की नदियां भी देखते हैं। ये तो अपन बंगाल खाड़ी और रक्षा में देखिए आंतरिक विभाग की नदियां भी कुछ, गंगा नदी है तो हमारी एक कातली नदी आ जाती है, और एक अपने बाणगंगा नदी आ जाती है, उसके बाद साबी है, रूपालन, मेड़ा, ये आंतरिक विभाग। बाकी अपन जानती है और सागर वाली कौन सी बंगाल, और बंगाल की खाड़ी वाली सारी, चंबल नदी की साइड, चंबल बेड़ा ये सारी आती है, चंबल की साइड नदी। उधर अब सागर में गिरने वाली एक दो नदी आ जाती है जो अपन पढ़ते हैं माही लूनी, और इसके अलावा कुछ साबरमती एक दो नदियों का जिक्र होता है। साबरमती पश्चिम बनास। देखो जल परियोजना में अपन चंबल जल परियोजना पढ़ते हैं, माही जल परियोजना पढ़ते हैं, वही सारी ना। और उसके बाद अपने बिसलपुर है, इसके बाद सरदार सरोवर। बिसलपुर कहाँ बनी, सरदार सरोवर, क्या क्या देखेंगे ये परियोजना कहाँ बनी हुई है, किन किन को लाभ पहुंचाती है, क्या क्या लाभ पहुंचाती है, कहाँ बनी चंबल परियोजना, किन किन, हाँ, और किन किन राज्यों के बीच है, दो तीन जानकारी सब में गिवन है। क्या और किन दो राज्यों के बीच में है, और किन को बेनिफिट पहुंचाती है, क्या बेनिफिट पहुंचाती है, और साथ ही ये भी देख लें कहाँ है किसकी, बेसिकली कहाँ बनी हुई है ना। तो ये कुछ चार जानकारी। चंबल परियोजना के बारे में बताते हैं कि राजस्थान और चंबल जो है ना, राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश की मिली मानी जाती है, राजस्थान मध्य प्रदेश की मिली मानी जाती है। और माही नदी राजस्थान और गुजरात की मिली जुली परियोजना है, और माही परियोजना राजस्थान गुजरात की है, बिसलपुर सिर्फ राजस्थान की है, सरदार राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सबकी मिली जुली मानी जाती है। ये कहाँ पर, वैसे चंबल जल विद्युत प्रॉपर बताया नहीं गया कहाँ पर है, और माही बताया गया कि ये अपने जो बांसवाड़ा पे माही नदी ना वहां पे बनी है। बाकी बिसलपुर अपने बताया गया है कि टोंक की एक टोडा राइसिंग करके बिसलपुर गांव है, टोडा राइसिंग नगर है और बिसलपुर गांव है, टोंक जिले में, वहां पर है सरदार सरोवर जो नर्मदा नदी है गुजरात में, वहां पर बनी। बाकी देखो ये जल का भी लाभ पहुंचाती है, बिजली भी दे देती है, सिंचाई भी दे देती है, मतलब कि सिंचाई दे देती है और विद्युत दे देती है। ये भी सिंचाई दे देती है, विद्युत दे देती है, प्लस पेयजल दे देती है। ये सबसे ठीक ठाक है, तीन चीजें यही देती है। बाकी ये आपको पेयजल दे देती है, सिंचाई दे देती है, ये भी आपको पेयजल दे देती है, सिंचाई दे देती है, लेकिन ये पेयजल, सिंचाई और विद्युत तीनों ही देती है, विद्युत और सिंचाई ध्यान रखना है ना। और बाकी क्या इन्फॉर्मेशन इनमें बाकी बता दें, इसमें 4 बांध बने हुए हैं, एक तो एमपी में बना और 3 राजस्थान में बने। बाकी माही से कौन से, बस इसमें कोई जानकारी है नहीं। और बिसलपुर में बताते हैं कि कौन से जिलों को लाभ पहुंचाती है, तो ताज को, टोंक को, अजमेर को, जयपुर को। बाकी सरदार सरोवर कौन से, तो बांसवाड़ा, बाजे को, बाड़मेर और जैसलमेर को लाभ पहुंचाती है। ये बेसिक जानकारी। जिलों में अपन देखते हैं ना, बहुत से जिलों को पढ़ते हैं, कौन कौन से जिलों को पढ़ते हैं, हर की जानकारी। हाँ, तो अपने पास अभी समय है, ज्यादा समय नहीं लेंगे अपन, मुश्किल से 20-15 मिनट लेंगे। तो देखो जिलों में क्या देखते हैं, जिलों में अपन है ना कुछ प्रमुख जिले देखते हैं, जो कुछ है ना कुछ जिले विशेष में पाई जाती है। उदयपुर की एक प्रसिद्ध जिले जैसलमेर है, जो कुछ अपने इसका समय काल माना जाता है 1681 से 1690 के अराउंड 91 माना जाता है, और इस समय बनती है, गोमती नदी में बनती है, सवाई के द्वारा बनवाई जाती है। और एक और जिला देखिए, राजसमंद में एक झील बनी हुई, राजसमंद झील है जो नौचुकी, इसका उत्तरी इलाका नौचुकी के नाम से जाना जाता है। अजमेर में आनासागर झील है जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्राकृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पुष्कर झील की बात करिए, आनासागर झील तो मेनली ये भी महत्वपूर्ण झील कहते हैं अजमेर में। और देन सिरोनकी झील है जो प्राकृतिक झील है और सबसे ऊंचाई पर बनी झील मानी जाती है। और अब बस इस तरीके से ना कुछ कुछ जिले विशेष के बारे में जानकारी। उदयपुर को झीलों के नगरी कहते हैं, बहुत सारे जिले पाई जाती है, रंगमहल है, गोवर्धन है, जना है, स्वरूप है, ये सारी जिले। बाकी कुछ कुछ जिलों का जिक्र कर लेते हैं कि यहाँ पाई जाती है, कोलार बीकानेर में पाई जाती है, कायलाना बालसमंद कायलाना जाती है और बालसमंद आ जाती है, और उमेर है, ये सब जोधपुर में पाई जाती है। और कुछ घड़ी सर अपने जैसे में पाई जाती है, घड़ सर अपने हरिद्वार में पाई जाती है। और जे करके है ना, बस और क्या बच गया अपने, बस ये जिले की जिक्र होता है। उस पर खारे पानी की चीजें भी बताते हैं। और सांबर अपने अजमेर में पाई जाती है वैसे, और अपने नागौर में एक डिडवाना करके पाई जाती है, और बाड़मेर में पंचपत्रा पाई जाती है, और जोधपुर में फलोदी वगैरह है, और अपने बीकानेर में लूणकरण वगैरह आ जाती है, और पोखरण वगैरह जैसलमेर में आ जाती है। इस तरीके से कुछ खारे पानी के जिलों का जिक्र करते हैं। तो ये सारी थी अपने कुछ खारी पानी की जिले है ना, तो इस तरीके से जिलों का जिक्र करते हैं। उदयपुर में एक विशेष झील है
एक मतलब जयसमंद जिले, जयसमंद, एक सिरोही की विशेष जिले, एक राजसमंद की विशेष जिले, राजसमंद की विशेष जिले, और एक अजमेर की जिलों का जिक्र है। इसके बाद कुछ सामान्य से जिले, अन्य जिले, अन्य जिले मैं आपको बता दी। उसके बाद खारे पानी के जिले, खारे पानी के जिले, इस तरीके से जानकारी देते हैं ना। ये कुछ उदयपुर के जयसमंद जिले इस तरीके से बताते हैं। अन्य जिले और कौन सी बच जाती है, और खारे पानी की कौन कौन सी जिले वो बता देते, बीकानेर की, लूणकरण वगैरह मैंने आपको नाम बताई थी। इस तरीके से अपन पढ़ते हैं इसमें। तो ये हमने पढ़ा जल संरक्षण के बारे में। देखो हमने देखा नदियां, हमने देखा जलप्रपात, हमने देखा झील, ठीक है, बस इतना ही लिखने पर। अब हल्की सी जानकारी पढ़ लेते अपन। चूंकि अपना दोनों चैप्टर होगा पेयर वाले, अब 3 चैप्टर हो जाते हैं। कितने 6 होगा ना, तो अपने 7वां चैप्टर आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें तो कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी है ही नहीं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र 3 है बेसिकली। कौन कौन से? वही खेती हमारा, वही पशुपालन, कोई जानकारी नहीं है। कोई खनिज, खनिज क्या पढ़ते हैं? देखो खेती में अपन ये देखते हैं राजस्थान में अलग अलग इलाकों में किन किन फसलों की खेती होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इन फसलों को सिंचित करने के लिए कौन कौन से सिंचाई के साधन है। और देन अपन ये भी देख लेते हैं राजस्थान किसमें फर्स्ट नंबर पे आता है, इसमें सैनिक। पशुओं में अपन है ना 19वीं जनगणना, पशु गणना देखते हैं। इसमें किसकी संख्या बढ़ी थी, किसकी घटी थी। खनिजों में राजस्थान सबसे ज्यादा खनिज कौन सा पाया जाता है, कितने % पाया जाता है, एकाधिकार किसमें, अदर कौन से खनिज। कृषि में देखो तो उत्तर में क्या क्या है, हमारे गेहूं है। दक्षिण में इधर पूर्व में जाओ तो बाजरा वगैरह आ जाएगा, बाजरा। और दक्षिण में जाओ तो मक्का वगैरह आ जाएगा, है ना। बाकी सिंचाई कहते हैं कि कितने % होती है, तो कहते हैं कि 17.5 है, इंदिरा गांधी नहर से हो जाती है। देन कहते हैं कि 33 होती है नहरों से, देन 66% नलकूप और इनसे हो जाती है। बाकी 35% ही इलाका ऐसा है जो हम सिंचित कर पाते, बाकी इलाका सूखा रह जाता है किसी कारणवश। बाकी हमारा बाजरा है जो है, बाजरा यहाँ तो 2-3 ही है, लेकिन इस सब 22 क्षेत्र के इन सारी फसलों में राजस्थान अग्रणी है। बाजरा है जो है और ज्वार है, बाजरा जो और ज्वार, इन सब में राजस्थान अव्वल है, फर्स्ट है। बाकी जो लिख दिया मैंने, बाजरा है, ग्वार है, बाजरा और ज्वार, बाजरा सरसों, बाजरा ज्वार और सरसों, इनमें राजस्थान फर्स्ट नंबर पे। बाकी जो चना में सेकंड नंबर पे, जो और चना में सेकंड नंबर पे है, और यूपी फर्स्ट नंबर पे, जो चना में सेकंड नंबर पे, यूपी फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन। हाँ, बस इतनी जानकारी। पशु में देखो जो 19वीं जनगणना हुई ना, उसमें किसकी संख्या बढ़ी है, तो कहते हैं ऊँट गधा गाय भैंसों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई थी, घट गई थी। और फिर अपने पोल्ट्री फार्मिंग जो कि मुर्गी पालन से जुड़ा हुआ है, पोल्ट्री फार्मिंग की, और गाय भैंसों की संख्या थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी, है ना। बाकी दोनों की घट गई थी। ऊँट गधा और भेड़ बकरी, ऊँट गधा और भेड़ बकरी, इनकी संख्या घट गई थी। गाय भैंसे और पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि मुर्गी पालन की, इनकी संख्या बढ़ गई। खनिज में देखो रॉक फॉस्फोरस सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहीं 90 कहते हैं, कहीं 97 कहते हैं। और कुछ ऐसे खनिज जिनमें राजस्थान एकाधिकार रखता है, सफेद कलर के सारे, चांदी है, सस्ता है, क्योंकि चांदी एकदम साफ मिलता है, चांदी है, सस्ता है, जिप्सम है और संगमरमर वगैरह है। इसके साथ अपने इसके साथ अपने एक और आ जाता है ना, एक वॉलस्टोनाइट, ठीक है। तो इसमें राजस्थान एकाधिकार, हाँ वॉलस्टोनाइट, इसमें राजस्थान एकाधिकार रखता है। अन्य जिले बहुत सारे अन्य बहुत सारे खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। एक ठीक है हमारे के इमारत में इमारत में चूना टंगा हुआ, तमे भड़की मध्य जो इमारती पत्थर है, और चूना पत्थर वगैरह हो जाता है, और तमे भड़की तांबा वगैरह, भड़की मध्य जो तो अब्रक वगैरह, इस तरीके से। तो रॉक फॉस्फोरस कितना 90 भी कहते हैं, 97 भी कहते हैं। इन्हीं बेसिक बुक में एक बार 90 आया, एक बार 97 है। बाकी इसके अलावा और कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो सफेद कलर के सारे, चांदी है, संगमरमर है, वैसे तो बहुत सारे कलर के हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो बस इसे। और सीसा जस्ता है, और उसके बाद अपने जिप्सम है। जिप्सम देखो चूंकि ना सीमेंट बनाने का काम आता है, सीमेंट भी सफेद सीमेंट भी हो सकती है, चीजों को याद रखना है कुछ कॉमन फैक्टर ढूंढ के। जिप्सम है, इसके बाद वॉलस्टोनाइट। इसके अलावा जो अन्य खनिज राजस्थान में मौजूद है वो, और इमारत में तांबा भड़का, तो इमारत में चूना टंगा है, तमे भड़की मध्य जो इमारत में चूना टंगा है, तमे भड़की, अब्रक, ये सारे जो खनिज है राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया प्राथमिक क्षेत्र में। तो ये बेसिक जानकारी हमारी थी राजस्थान के आजीविका के जो प्राथमिक क्षेत्र है वो क्या क्या है। बाकी अपन देख लेते हैं 8th चैप्टर, जो कि जाना जाता है आधारभूत सेवाओं के नाम से। किसके नाम से? आधारभूत सेवा। आधारभूत सेवा क्या है? आधारभूत सेवा क्या है हमारी? क्या है आधारभूत सेवा? स्वास्थ्य हो सकता है, शिक्षा हो सकती है, डाक सेवा वगैरह हो सकती है, बैंक वगैरह हो सकता है, परिवहन है। बैंक में कोई जानकारी है तो बेसिकली अपन कितना देखते हैं, कितने टॉपिक देखते हैं? 4 आधारभूत सेवाएं, स्वास्थ्य, सबसे पहले शिक्षा है,
देन स्वास्थ्य है, देन डाक है, देन परिवहन है। इनमें ना दो तीन बातें देखें। शिक्षा में खाली ना जस्ट प्रीवियस वाली जनगणना के आंकड़े 2011 वाली जनगणना के आंकड़े दिखाए जाते हैं। ये कि 66.11% जनसंख्या पढ़ लिखे, 89.19 पुरुष है और 9.12 है। 66.11 और यहाँ आ जाता है 89.19, 52.12। बस स्वास्थ्य में कहते हैं कि कुछ कुछ अच्छी जानकारी है स्वास्थ्य में। दो विभागों के, दो कोई संस्था विभाग के नाम बताते हैं और कुछ जिलों का जिक्र करते हैं और बाकी वापस संस्था विभागों को देखो कौन कौन सी संस्था क्या क्या इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि 1000 होगी तो प्राथमिक केंद्र बनेगा, 30,000 होगी तो प्राथमिक नहीं स्वास्थ्य केंद्र बनेगा 1000 होगी तो, और बाकी 30,000 होगी तो प्राथमिक केंद्र बनेगा, 1 लाख होगी तो सामुदायिक केंद्र बन जाएगा। फिर कहते हैं कि एक अपने चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ना, और वो हेजा वगैरह हो जाता है, एमोनिया वगैरह और क्षय वगैरह, कुष्ठ रोग वगैरह, इस तरीके की जो बीमारियां होती है ना उनके लिए कार्यक्रम चलाता है। बाकी एक और जिक्र करते हैं औषधि नियंत्रण संगठन, ये किन किन दवाओं को बैन करना है, किन किन दवाओं पर कितना क्रय विक्रय कर लगाना है, ये सारा काम ये लिखता है। बाकी कुछ जिलों का जिक्र है, जैसे कि कुछ ट्रिक आती है अपने बिजोजे की, इन जिलों में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हुई, ये बेसिक जानकारी। और कहते हैं कि 1000 है, उसके बाद अपने 30,000 है, उसके बाद अपने 1 लाख है, किन किन की स्थापना होगी। बाकी कुछ जिले बिजोज एक है, यहाँ पर आयुर्विज्ञान की स्थापना होगी। बाकी कुछ विभागीय संस्थाएं, पहला है चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके अलावा एक और है औषधि नियंत्रण संगठन। ये क्या काम करते हैं इतना बस। डाक सेवा क्या बताते हैं, थोड़ा सा बेसिक से इन्फॉर्मेशन देते हैं डाकघर के बारे में या फिर पोस्ट ऑफिस के बारे में, और ये बताते हैं इस विभाग को कौन नियंत्रण करता है, सूचना संचार विभाग। बाकी बताते हैं डाक अगर भेजना चाहो बच्चों को इन्फॉर्म करें, बच्चों को बता रहे हैं कि डाक जो ऑफिस है, डाक ऑफिस कैसे काम करता है, पोस्ट ऑफिस कैसे काम करता है। कहते हैं कि 3 तरीके से डाक भेजी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय लिफाफा है और एक और हो जाती है, एक लिफाफा है, एक अंतर्देशीय है और एक है ना पोस्ट कार्ड है। बाकी अगर आपको कुछ चीज पोस्ट करनी हो तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो, रजिस्टर पोस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ डाक सेवा ही नहीं उपलब्ध कराता बल्कि बचत बैंक, मनी ऑर्डर की तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना आईटीसी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी विभाग है जो इसका काम काज देखता है। बाकी देखो बचत बैंक है, मनी ऑर्डर ये काम भी करेगा इसके बाद, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या इसमें पैसे जमा कराते हैं और जब जरूरत पड़ती तब निकलवा सकते। परिवहन में तीनों का जिक्र, सड़कों का, रेल का, हवाई का, ये सब देखो सड़कों में बताते हैं सब ज्यादा सड़क है, सबसे कम सड़कें है, सबसे लंबी छोटी, और परिवहन सड़क परिवहन की स्थापना कुछ 1 अक्टूबर 1964 को जाती है। जोधपुर सबसे ज्यादा लंबी सड़क है, उधरपुर सबसे कम है, सबसे लंबी 15 है, सबसे छोटी जो है इधर ही मान की चलते अपन, कुछ अपने 71 भी है। और फिर बता देते हैं रेलों के बारे में, तो देखो 2 मंडल है और 5 जोन है, 5 मंडल है। और फिर कह देते हैं कि रेलों में ना एक आदर्श कक्ष मौजूद है, तो ये ना कुछ उदयपुर में मौजूद है मॉडल कक्ष। इसके ना क्षेत्रीय प्रशिक्षण के कोई, चलो ठीक है इतना ध्यान रखो, उदयपुर में मौजूद है। पर्टिकुलरली एक अजीब सा नाम जीवन था यहाँ, क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र में मौजूद है, ऐसा करके कुछ जानकारी थी। बाकी हवाई परिवहन के बारे में बताएं तो सांगल एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बाकी विजय वासुफल ये वो ट्रिक है जिसमें वो हवाई अड्डे मेंशन है जो वायुसेना से जुड़े हैं, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो यहाँ अपने सड़क में बताए तो 1 अक्टूबर 1964, बाकी जोधपुर और धौलपुर, बाकी 1571 और सड़क पर यहाँ इसमें बताया अपन रेल परिवहन में 2 जोन 5 मंडल। 2 जोन कौन से, उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य जोन ज्यादा इंपॉर्टेंट, और 5 मंडल कौन से, बिजोर एक ध्यान रखेंगे। और बाकी मॉडल कक्ष कहाँ मौजूद है, मॉडल कक्ष उदयपुर में मौजूद है। बाकी यहाँ देखिए अपन तो बिजोज एक ही जिलों में, यही जिले हैं जहाँ पर डाक परिवहन मौजूद है, हवाई परिवहन क्या है, बिजोज एक ही, बिजोज एक ही। इसमें आप बीकानेर को रिप्लेस कर दो उदयपुर से, है बस ये ध्यान रखना है। बाकी कहते हैं कि एक तो अपने सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय है, सांगानेर एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय है। बाकी विजय वासुफल क्या है, विजय वासुफल, फुलरा फल नहीं फूल रा से रातानाड़ गए, ये वो जिले हैं जहाँ पर हवाई अड्डे हैं लेकिन वो वायुसेना से संबंधित हवाई अड्डे। तो ये बेसिक जानकारी थी आधारभूत सेवाओं के बारे में। अब अपन लास्ट चैप्टर पे आ गए। लास्ट चैप्टर जिसे कोरिलेट करता है कला और संस्कृति। देखो कला और संस्कृति में आपको कुछ लिखना भूल गई थी, तो कला और संस्कृति में 2 जिलों का जिक्र नहीं करा था, कला और
संस्कृति। और एक मैंने आपको बताया था ना लाल मिट्टी के बर्तन, हाँ चलो तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी लाल मिट्टी के जो बर्तन है ना, हल्के कलर के लाल मिट्टी के बर्तन जो अपने आहड़ में मिले, बर्तन मिले वहां तो हल्के और मजबूत 2 बर्तन मिले, दोनों लाल के। तो लाल के बर्तन है मैंने हड़प्पा से पूर्व, मैंने सिंधु सभ्यता से पूर्व बता दिया आपको, हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने, ऐसा मेंशन करा गया है वहां पे। क्या बताते हैं कला संस्कृति में? अपन ना मेले त्योहार के बारे में पढ़ते हैं, संतों लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं, ये तो होगी संस्कृति। कला में हस्तकला के बारे में पढ़ते हैं इसमें ना। तो यहाँ देख लेते हैं संस्कृति के बारे में क्या पढ़ते हैं अपन। देन यहाँ देख लेते कला में क्या पढ़ते हैं। संस्कृति में देखो, हाँ अपन संस्कृति में पढ़ लेते हैं, कुछ हल्की हल्की सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं मेले त्योहारों के बारे में। मेले त्योहार संत और लोक देवता। बाकी कलाओं में अपन कुछ 8 कलाएं देखते हैं, मूर्ति कलाएं देखते हैं, बाकी सारी महिलाओं से जुड़ी देख लेते हैं। तो कौन कौन सी कला देख लेते हैं अपन? कास्ट कला है, संगमरमर है और टेराकोटा है। देखो नाम किस किस क्या के, बेसिकली ये बताते हैं कि ये जो कला है ना सारी मूर्तियों से जुड़ी हुई शुरुआत। तो मूर्तियां अपन देखेंगे, मूर्तियां और महिलाएं, इस तरीके से याद रखेंगे, मूर्तियां और महिलाएं। कैसे? देखो मूर्तियों में सबसे पहले बता देंगे कास्ट कला, फिर आ जाएगी अपने सागवान की मूर्ति बनती है, टेराकोटा भी मूर्तियां हैं मिट्टी की। बाकी ब्लू पोटरी अलग अलग से ध्यान रखेंगे, ब्लू पोटरी दोनों के सेंटर में ध्यान रखेंगे। महिलाओं से जुड़े लाख का काम, महिलाओं की चूड़ियां, गहने वगैरह और कपड़े वगैरह, ये महिलाओं से कोरिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। अब देख लेते अपन, देखो क्या देखते हैं मेले और त्योहार में। मेले में अपन देखते हैं राजस्थान में 4 त्योहार में, पहले त्योहार देखते थे, त्योहार में 4 त्योहार का जिक्र। एक तो गणगौर आ जाता है, गणगौर है, उसके बाद एक तीज का जिक्र करते हैं, एक इसके बाद जो पहले नहीं पढ़ा था अपने शीतलाष्टमी, बाकी त्योहार उन्होंने पहले ही पढ़ा था, शीतलाष्टमी का जिक्र करते हैं। और एक और अपने शीतलाष्टमी और फिर अपने लास्ट में अक्षय तृतीया का जिक्र करते हैं। बस इतना बताते हैं त्योहार कब मनाया जाता है। गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है? गणगौर त्योहार मनाया जाता है चैत्र तृतीया को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो अपन कह देते हैं काश ऐसे ध्यान रखो तृतीया। तीज कब मनाते हैं? एसएस में मनाते हैं और काश में मनाते हैं, एसएस और ये ना एक भादो बक, एसएस बक। ऐसे क्या बकते रहते मुझे, ऐसे क्या डांटते रहते हर वक्त बक। तो एसएस एंड श्रावण शुक्ला को मनाते हैं, तृतीया को ये ध्यान रखना, दोनों ही तृतीया को। बाकी भादो की कृष्णा तृतीया को मनाते हैं। इसको तो सातों के देश कलीले देश कहते हैं, जो बूंदी मनाई जाती है। बाकी ये नॉर्मल पूरा राजस्थान में मनाई जाती है। बाकी अपने शीतलाष्टमी कब मनाते हैं? शीतलाष्टमी भी काश को मनाते हैं, चैत्रा की शुक्ला को मनाते हैं और 8वें दिन मनाते हैं, होली के 8वें दिन। बाकी अक्षय तृतीया अपना वैसे मेरे तीनों बच्चे ना अक्षय कुमार को पसंद करते हैं, लेकिन मेरी जो बेटी है वो शाहरुख खान को पसंद करती है। ध्यान रखेंगे ये त्योहार। इनके अलावा एक दो जानकारी भी थी त्योहारों में। गणगौर कहते हैं कि गणगौर का मतलब शिव पार्वती हो जाता है। तीज प्रकृति के साथ सामंजस्य का त्योहार है। शीतलाष्टमी बासुर भोजन करते हैं, उदयपुर जयपुर में मेले भी रखते हैं, है ना। और दिन अक्षय तृतीया के बारे में तो बहुत सारे काम होते हैं इसमें, बहुत सारे मालवा वगैरह होते हैं। इस दिन कुछ फसलें बोई जाती है और कुछ अनाज की पूजा करी जाती है। बीकानेर के स्थापना दिवस मनाते हैं। ये बेसिक जानकारी। दिन अपन ये देखो त्योहारों के बारे में, दिन मेलों के बारे में क्या देखते हैं, दिन संतों लोक देवता। देखो मेलों में अपन देखते हैं इनकी जानकारी, कुछ मेलों का जिक्र करते हैं, उनके बारे में चीजें पढ़नी होती है, वो कि मेले कब आयोजित होते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं, पढ़ लेते हैं मेलों के बारे में। देखो मेलों में क्या पढ़ते हैं अपन, तो मेलों में अपन देख लेते हैं। देखो मैं कल 2 महीने बता मेरे को कोटा मिली, तो आशा आ जाता है। आशा क्यों दब के सजा पा रही हो, दब रही हो तुम, सजा पा रही हो। आशा तुम ऐसे क्यों दब रही हो उन लोगों से जो तुमने उस बात के लिए, जो बात उस गलती के लिए जो तुमने करी नहीं, और उस गलती के लिए तुम सजा भी पा रही हो। ठीक है। अपनी अलवर में एक तो अपने रजब वो नहीं है अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका मेला, उनका उर्स लगता है 1 से 6 तारीख, रजब माह की 1 से 6 तारीख। बाकी फिर बता देते अपने ऐसे पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला कब लगता है? तो कप में लगता है। कब लगता है पुष्कर? कप में मान लो पुष्कर एसपी कप में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। बाकी अपने सबसे सावनपुर में केला देवी का लगता है, केला देवी काश में लगता है। केला देवी का काश 7-8 केले मेरे को खाने को मिल जाए, हाँ बस। तो ये अपने केला देवी 7 होता है ना, 7 में लगता है। अष्टमी, ठीक है। उसके बाद अपने फिर बता देते हैं अपने एक और आ जाता है अपने स से, यहाँ S2 होता है ना। एक अपने सावनपुर में महावीर का मेला आ जाता है। महावीर का मेला कब लगता है? तो काश, और देखो महावीर का मेला भी उन्होंने कहा था काश विक्की से मुलाकात हो जाए। काश विक्की 11वीं पढ़े था, तो 12 नहीं, इस 1 को हटा देना, ठीक है, इस 1 को हटा देना। तो ये अपने चैत्रा शुक्ला और वैशाख
कृष्णा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपने के से कोटा का, देखो इसके बारे में कल बताना ही भूल गई थी। कोटा मेला शुरुआत हुई थी उम्मेद सिंह के समय में, और शार्दुल सिंह, एक तो दो व्यक्तियों का जिक्र करते इसमें। कोटा में ना दो राजाओं का जिक्र आता है और उन दोनों का समय काल बताते हैं, कहते हैं कि इसके समय में शुरू हुआ था, इसके समय में इसके प्रमाण देखने को मिले थे, और इसके समय में बहुत अच्छा चलने लगा था। तो उम्मेद के समय में बहुत अच्छा चलने लगा था ये, और इनका समय काल भी जीवन होता है लगभग 1940 होता है, और इधर थोड़ा सा 50 साल का डिफरेंस होता है। इधर थोड़ा सा है ना तो 1889 होता है। और ऊपर अपन जाए कौन सा देखो, फतेह सिंह करके, नहीं फतेह नहीं, एक राजा होते शार्दुल करके होते में भी, एक तो उम्मेद और एक होते शार्दुल करके होते कोटा में, शार्दुल होते कोटा में, हाँ एक शार्दुल करके राजा होते, उनके समय में शुरुआत हुई थी इनकी। तो उनके समय में इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं इस मेले की, कोटा में जो दशहरा मेला, उसका समय, उनके समय का भी था लगभग 30 साल का था। 1729 से लगाकर 1756 तक, लगभग 30 साल हो गए ना, 30 से 60। तो उनके समय में जानकारी मिलती है। देखो नाम क्या है, उम्मेद और शार्दुल हो सकता है, मे भी ऊपर वाला शार्दुल नहीं और कोई नाम है शुरुआत वाला। तो इसे ध्यान रखेंगे हल्के हल्की जानकारी। बाकी है ना मेला कब लगता है ये नहीं बताया। बाकी दो राजा को मैंने आपको बता दिया, एक तो देखो अभी, एक तो उम्मेद का है और एक और कोई राजा है, बस ये बता दे। क्या बताना, दो राजाओं का जिक्र होता है, दो राजाओं का जिक्र होता है। और बाकी उदयपुर में भी फतेह सिंह करके राजा होते हैं 1899, बिल्कुल 20वीं शताब्दी के दहलीज पे इस मेले का आयोजन होता है। 1899 में फतेह सिंह के समय शुरू हुआ था, और श्रावण शुक्ला को एक मेला लगता है, जिसको हरियाली महोत्सव मेला कहते हैं। उदयपुर में श्रावण शुक्ला को लगता है हरियाली महोत्सव में। बाकी ना यहाँ बता देते हैं दबके डूंगरपुर का मेला, डूंगरपुर में जानते हैं अपन डूंगरपुर में मेला, उदयपुर में डूंगरपुर मेला जानते हो, माही सोम जाखंड नदी के किनारे लगता है, माघ पूर्णिमा को, एमपी में लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। और अस्थियां वगैरह बहाते और कुछ खंडी चिड़ी की पूजा होती है। 20 से बीकानेर का कड़ी माता का मेला भी काश में लगता है, काश 7-8 काश में लगता है, चैत्र के महीने में लगता है कड़ी माता का मेला, सी में लगता है। और फिर अपने सबसे सीकर में कौन सा मेला लगता है, खाटू श्याम मंदिर में कब लगता है, तो ये अपने फंसा दिया तुमने फंसा दिया, सीकर बेच कर पढ़ाई बहुत पढ़ना पड़ता है, 10वीं से 12वीं मिलता है ना। बाकी जैसे अपने जैसलमेर का मेला, जैसे में रामदेव जी का मेला लगता है, कब लगता है रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला लगता है, रामदेव जी का मेला लगता है दूसरा मतलब की द्वितीय से 11 तक। काश कौन सा मेला लगता है, भादो, बक कृष्णा नहीं, बस हाँ। तो राम क्या कह रहे, बस इनफ। अब मैं सीधा को नहीं जाने दूंगा मुझसे दूर, लेकिन अब तो जाती है वापिस उनको वनवास होता है। तो कुछ चीजों को याद रखना है, जिस तरीके से आप याद रख सको वो तरीका याद करो, है ना। तो इस तरीके से अपन वीडियो के बारे में पढ़ते, त्योहार के बारे में बताते, मेरे बारे में बताते। अब संत लोग देखते हैं, सारी जानकारी इधर ही, तो उधर अपन देखेंगे, लेकिन अब रफ करते देखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन मेरे त्योहार के बारे में देख लिया, संत लोग देख लेते हैं, संतों को देख लेते हैं। संतों में क्या है, और ज्यादा संत नहीं है, कुछ 4-5 संत है। हमने वहाँ बहुत सारे संत पढ़े थे 9th में। यहाँ 2-4 संत जो इम्पोर्टेंट वो लिए, मीरा को ले लिया, दादू को ले लिया, जम्मू जिसनाथ जी को श्रद्धा, मीरा, दादू और जम्मू जी, जसनाथ जी और श्रद्धानाथ। मीरा के बारे में कुछ नहीं, कुड़की में पैदा होती है मीरा, कुड़की मेड़ता में पैदा हो जाती है। कुड़की मेड़ता में पति और पिता का नाम है भोजराज और रतन, मेड़ता और भोज और रतन। बाकी ये ना दादू के बारे में कुछ बताते कि इनका देहावसान है ना 16/3 में हो गया, उससे पहले, और नारायण का निधन उससे पहले 1885 में अकबर से मिले थे, फतेहपुर सिकरी में अकबर से मिले थे बस। बाकी जम्मू जी से कुछ नहीं बताते। 15 में उनका जन्म हो जाता है, भादु कृष्णा बक, जो भादु कृष्णा ठीक है बक में रहता है, मतलब की भोजन आपको भक्ति रीति डांट रहती है उनको। तो भादु कृष्ण की अष्टमी को इनका जन्म होता है, पिपासा नागोल कि ये मत पियो, वो मत पियो, वो मत पियो, मतलब की अलग अलग चीजें जो आप खा रहे हो पीते हो, तो उसके लिए आपको भक्ति थी। तो भादु कृष्णा की अष्टमी को जाता है, 15/8 में हो जाता है, पिपासा नागौर में होता है, पिपासा नागौर में इनका जन्म होता है। बाकी इन्होंने ना जब विष्णुई धर्म की स्थापना की थी, विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी थी। बाकी जसनाथ जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। जसनाथ जी के बारे में बताते हैं कि गोरखनाथ से इन्होंने शिक्षा ली थी। और एक और मेन बात क्या होती है जसनाथ जी की, और जसनाथ जी मेन बात कतरे से बीकानेर में जन्म होता है, कतरे से बीकानेर में जन्म होता है। बाकी इन्होंने ना किसकी शिक्षा ली थी, किससे, गोरखनाथ से शिक्षा ली थी। बाकी श्रद्धानाथ जी को कुछ नहीं, लक्ष्मणगढ़ सीकर इनका मेन इलाका है, लक्ष्मणगढ़ सीकर का मेन इलाका है। और ये कहते हैं कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, बिल्कुल सही बात है ना। ईमानदारी, स्वच्छता, अपनापन, प्यार, सहिष्णुता, दया और लगाव, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, ये पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने वाले शब्द होते हैं। ये सारे शब्द, आप कोई भी काम बहुत बेहतरीन से करो, पूरे दिल से करो, पूरी सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ करो, तो वो ईश्वर ही होता है। ये सारे जो अपने पॉजिटिव वाइब वाले जो शब्द होते हैं, जो फीलिंग होती है, जो एहसास होता है ना, वो आपको ईश्वर की डिवाइन फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छा फील करे, बहुत अच्छा फील करे किसी काम को करके, तो वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है आपके भीतर। बस ये इतना सा बता सकते हैं।
इतना ही बताते हैं यहाँ पे श्रद्धानाथ जी के बारे में। बाकी इधर मूर्ति इधर आते हैं। देखो अपने संत हो गए, अब लोग देता थोड़ा और देखना आपने, संत तो हो गए सारे, अब लोग देता। देखो यहाँ पे 3-4 लोग देता, जो उधर पड़ेगा ना उनमें सब कुछ तो सारे लोग देता नहीं है, थोड़े से ही। गोगा जी है, तेजा जी है, उसके बाद पाबू जी है, और वहाँ देवनारायण भी था, मेरा यहाँ नहीं, यहाँ रामदेव डायरेक्ट, बस इतने ही। हाँ तो इतने का जिक्र गोगा जी का मेले का लगता है, बस इतना बताया। गोगा जी का मेले कब लगता है, तो भादो में लगता है ना, भादो की नवमी को लगता है, तो भादो की नवमी को लगता है। तो ये भी वही अपने बको, तो भादो कृष्णा नवमी को लगता है। और देखो भादो कृष्णा अष्टमी कहाँ आया था, अभी आया था ना हमने, उनका जन्म हुआ था जम्मू जी का, तो भोजाई और गोगा गांडी भोजाई, ध्यान देखो बस गांडी भोजाई ध्यान रखो, तो दोनों एक ही बिल्कुल। तेजा का मेला भी तेज बस और 10 तेजा का मेला, तुम बहुत तेजो में जाते, लेकिन बस नंबर 10 में बैठना, किसी और में बैठ जाना, अपने तुम्हारी चालाकी तुम और कहीं दिखाना, लेकिन ठीक है चलो बहुत ज्यादा खींचते। पापू जी का मेला बताया नहीं जाता है, कहते हैं कि पापू मान लगाते हैं इनके लिए, पापू जी लक्ष्मण के अवतारे। उसके बाद रामदेव जी को मैंने तो पहले बता चुके हैं, ये 2 से लगा के 11 तक लगता है रामदेव जी, बस कहते इनफ जिस समय में कहते ना, बाकी ये अपने लोग देता थे। बस इतनी सी जानकारी की बात थी, है ना। अब देख लेते हैं इधर क्या जानकारी देता है, बनारस में देते हैं मूर्तियों क्या देते हैं, यहाँ पर हल्की हल्की जानकारी देते हैं। मूर्तियां अपने एक ट्रिक आती है अपने, कुछ ट्रिक होती है, लेकिन देखो मूर्तियां है ना, मूर्तियों में अपन है ना, एक तो अपन सबसे पहले काष्ठ कला देखेंगे। काष्ठ कला में चित्तौड़ है, और डूंगरपुर है, और बीकानेर शेखावटी है, और उदयपुर है, तो चूप ऐसा कोई ट्रिक होती है अपने, और चित्तौड़ है, उदयपुर है, चित्तौड़ का देखो, और डेगान है। कूद, अच्छा एसबीआई कूदो, एसबीआई ऊपर से कूदो मूर्ति, और मूर्ति को मुझे ना इस मूर्ति को तोड़ना है, तो ऐसा करता हूँ मैं, इस मूर्ति को अपने साथ ले लेता हूँ, मतलब मूर्ति ले लेता हूँ, और इसमें बैंक से नीचे दे देता हूँ, तो मूर्ति टूट जाएगी। ये तो वही बात होगी, अब दूसरों को गुस्सा कर रहे हो, आप सोच रहे हो सामने वाला हाथ उठा, सामने वाले से पहले आप हटोगे, कोयले को हाथ में पकड़ोगे तो सामने वाले को जलाने से पहले, मार कर फेंक कर जलाने से पहले आप खुद जलोगे उससे, तो ये बात होगी। दो चित्तौड़ के अपने काष्ठकला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उदयपुर में अपने कठपुतली वगैरह और खिलौने वगैरह बहुत प्रसिद्ध है लकड़ी के। उसका डूंगरपुर डेगाना में भी मूर्तियां प्रसिद्ध है लकड़ी की, और यहाँ भी तो काष्ठकला कावड़ वगैरह सब फेमस है। इससे अपने शेखावटी और बीकानेर में फर्नीचर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और आई अपना सेकेंड ये अपने काष्ठकला। बाकी एक और बताते हैं अपने संगमरमर। देखो राजस्थान का संगमरमर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इतनी सी जानकारी। बाकी टेराकोटा अपने 3 जगह प्रसिद्ध है। कहाँ का अपने एक तो राजसमंद का, एक अजमेर का, और एक बीकानेर का। राजसमंद का, अजमेर का, बीकानेर, रब का दोनों, हाँ रब का, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये नाथद्वारा का पर्टिकुलर स्थान मैंने यहाँ लिख दिया क्या, चलो यहाँ मानना इसको। और बाकी है ना ये बताते हैं, बाकी मैंने कहा था आपको कि एक ब्लू पोटरी बताएंगे। ब्लू पोटरी होती है, वाटर पोटरी, ब्लू पोटरी है, ब्लैक पोटरी है, और कुछ सुनहरी पोटरी, इस तरीके से पोटरियां होती है। ये मतलब कि चीनी बर्तन के ऊपर रंगाई चपक का काम ब्लू कलर से करते हैं ना, उसको ब्लू पोटरी जयपुर से। बाकी गहनों के बारे में देखो, मैंने कहा था लाख का काम कौन करता है, जज करता है। जज की बुक में लाख का काम करती है, और थोड़ा अजीब लग रहा है जयपुर जोधपुर। बाकी गहनों का काम कहाँ होता है, गहनों का होता है बिजोड़ में, तो है ना गहने बेचने जा रही हूँ, बिजोड़ जाओ, मेरे को पैसे की किल्लत है, तो यहाँ होता है। और जयपुर में तो तराशने का काम, पत्थर तराशने का काम भी होता है। प्लस प्रतापगढ़ में भी होता है कुछ थेवा कला का काम, और तांबा और पीतल के गहने बनाने का काम होता है। इसके अलावा कपड़ों का काम, मतलब वही रंगाई चमक का काम। और इसके लिए अपन एक ट्रिक आती है कि बाड़े में काली गोरू बस अकेले पाली खड़ी, तो क्या है बाड़े में काली गोरू, तो देखो बाड़े में बाड़मेर आ जाएगा, बाड़े में काली गोरू कालीगढ़ आ जाएगा, काली गोरू गोरू यानी बगरू आ जाएगा, बाड़े में काली गोरू बस अकेले बस्सी आ जाएगा, बस अकेले अकोवा आ जाएगा, बस अकेले पाली आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, है ना। तो इस तरीके से हमने पूरा कला और संस्कृति के बारे में जानकारी देखी। अब मेरे को आपको कुछ फैक्ट बताने थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो कुछ फैक्ट मुझे आपको बताने थे, वो क्या थे। चैप्टर नंबर 1 के फैक्ट थे। चैप्टर नंबर 1 है ना, अध्याय पहले का नाम क्या, भौतिक विभाग। राजस्थान की भौतिक विभाग करके है ना, परिचय करके, राजस्थान का एक परिचय करके, ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें ना कुछ फैक्ट है, यही अपने अक्षांशी, ये तो नहीं बदलने वाला ना, तो अक्षांशी देशांतर विस्तार कितना है। कहते हैं कि 23, कहते हैं कि 30, कहते हैं कि 6, 9, कहते हैं कि 7, 8। कितना, यहाँ डिफरेंस है 7 का, यहाँ डिफरेंस है 9 का। कितना, 9 का। और बाकी क्या बताते हैं अपने, देखो पॉइंट में भी जानकारी थी, लगभग सब में 30 है। क्या ध्यान रखोगे कि सब में 30 है। तो अब अपने को ना ध्यान रखना है कि 30, 12 और 17 और 77 इतना होता है ना। यहाँ 30 है, और यहाँ पे भी 30 है, देन 17 है, देन 77 है, कुछ ऐसा ही है।
हाँ, तो कुछ ऐसी सी जानकारी होती है। बाकी ये देखिए जो पूरी स्थलीय सीमाएं कितनी है, ये अपने 59,20,6,000 है। और जो सिर्फ पाकिस्तान से रखी है वो सीमा कितनी है, वो 1070 रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानेंगे। तो ये बेसिक जानकारी जो बदलने वाली नहीं है, तो इसको पढ़ लेते हैं। बाकी तो बदल गया है। अब देखो अभी 2023 का समय आज 4 सितंबर, कल अपना शैक्षणिक दिवस 4 सितंबर 2023। तो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंडीशन बदल रही है राजस्थान की। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन जिसमें हमने इन सब के बारे में जानकारी ली। तो अभी क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट से 5 मिनट अपन रिविजन ले लेते हैं। हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़े उसके बारे में। देखो अपन लगभग 9 चैप्टर को कवर करते हैं इसमें, वैसे 10 है लेकिन फर्स्ट चैप्टर स्किप कर देते हैं। सेकंड चैप्टर यानी यहाँ से शुरू करते हैं। इसको जानते हैं अपन इतिहास के बारे में, और इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है, सभ्यताएं क्या क्या है, और ये हमने 3 एक साथ देखे थे, सारे इतिहास से कोरिलेट करते हैं। उसके बाद जो अपन भूल गए थे वो चैप्टर, और आजादी से पहले का जो आजादी पूर्व का जो सरकार का स्वरूप है वो, और इसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है अपने एक अपने भौतिक विभाग के बारे में, और उसके बाद अपने नेक्स्ट जल संरक्षण के बारे में, और जो आजीविका के प्राथमिक क्षेत्र हैं वो, और देन अपने आधारभूत सेवाओं के बारे में, लास्ट में कला संस्कृति। इस तरीके से अपने कुछ 9 चैप्टर को पढ़ा है। इन 9 चैप्टर में अगर मैं वन लाइन में बताना चाहूँ तो क्या कहूंगी आपको, तो फर्स्ट चैप्टर जो है इतिहास के बारे में, ये बताता है कि राजस्थान अलग अलग समय काल में किन किन भागों में बटा हुआ था, दैट्स ऑल। अगर सेकंड चैप्टर में आपको बताऊं इतिहास जानने के स्रोत, तो बेसिकली 4 स्रोत देखते हैं अपन, सिर्फ 4 स्रोत पढ़ते हैं। मुद्रा मोहरे, और मतलब कि मुद्राएं हैं, कलाकृतियां वगैरह है, साहित्य वगैरह है, और अभिलेख वगैरह है। थर्ड चैप्टर बताऊं सभ्यताओं के बारे में, तो 5 सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, कालीबंगा है, आहाड़े, और फिर अपने मालाथली, गणेश्वर है, गिलुन नहीं बेराट है, ये 5 सभ्यताएं पढ़ते हैं। अगर मैं आपको चौथा चैप्टर बताना चाहूँ कि आजादी से पहले सरकार का स्वरूप कैसा था, तो राजाओं को लेकर देखते हैं, ब्रिटिश सत्ता को लेकर भी देखते हैं। तो मेनली ब्रिटिश सत्ता के बारे में पढ़ते, बाकी जानकारी कुछ लेते नहीं। अगर फिफ्थ चैप्टर बताना चाहूँ, जो प्राथमिक क्षेत्र 3 क्षेत्र, खेती, पशुपालन, खनिज, और अगला है आधारभूत सेवाएं। आधारभूत सेवा में कौन सा विलय, शिक्षा देखते हैं, कृषि सिंचाई दोनों मिक्स हो रहा था बराबर। शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं अपन, देन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, देन डाक के बारे में, बैंक के बारे में, परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। और अगला चैप्टर आ जाता है आधारभूत सेवाओं के बाद 6th चैप्टर, जो कि जाना जाता है भौतिक विभाग के बारे में और जल संरक्षण के बारे में। देखो आधारभूत और ये दोनों चैप्टर जो है ना, प्राथमिक क्षेत्र और आधारभूत सेवा, ये इन दोनों के बाद है जो मैं अभी बता रही। कौन सा दो, भौतिक विभाग और जल संरक्षण। भौतिक विभाग में राजस्थान के जो भौतिक विभाग है उनके बारे में, प्लस जलवायु और ऋतुओं के बारे में। भौतिक संरक्षण में क्या, भौतिक विभाग में क्या देखते हैं, ये मरुस्थल वगैरह हो जाता है, अरावली वगैरह हो जाता है, पूरी मैदान वगैरह, दक्षिणी पठार, ये देखते हैं अपन। जल संरक्षण में क्या देखते हैं, 3 टॉपिक को कवर करते हैं, नदियों को कवर करते हैं, जल परियोजनाओं को कवर करते हैं, झीलों को कवर करते हैं। नदियां 6 देखते हैं, चंबल, माही और बनास वगैरह, चंबल, बनास, लूनी, माही और बाणगंगा, और फिर अपन गंगा नदी, इस तरीके से नदियों को देखते हैं। झीलें, जल परियोजना भी अपन कुछ 4 देखते हैं, चंबल वगैरह है, और माही वगैरह है, और बिसलपुर वगैरह है, और सरदार सरोवर वगैरह। बाकी जिले तो बहुत सारे देखते हैं, कुछ कुछ जिले हैं महत्वपूर्ण 4-5 जिलों में, और जो कुछ विशेषताएं रखते हैं, है ना। बस 1 मिनट रुकिएगा, बस अपन वीडियो एंड करने वाले हैं, है ना। तो अगला अपन देखते हैं 2 चैप्टर बच गए हमारे, 2 चैप्टर है, अपना लास्ट चैप्टर बच जाता है। तो कला संस्कृति 9th चैप्टर, कला संस्कृति में क्या देखते हैं, थोड़ा सा हस्तकला के बारे में देखते हैं, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा। और बस 1 मिनट रुकिएगा ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। और इससे पहले अपन देखते हैं संस्कृति के बारे में। संस्कृति में मेले त्योहार देखते हैं, संतों लोक देवताओं को देखते हैं, और इनमें ना कुछ मेले त्योहार में तो 4 ही पढ़ते हैं, मेलों में मेले थोड़े ज्यादा है। संतों में भी कुछ अपन 4-5 देखते हैं, और लोक देवताओं में मेले थोड़ा ज्यादा है। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, जो हमने मैराथन के थ्रू लिया है। तो आई होप, बस 1 मिनट हो गया, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अरे यार, दीदी गेट खोल, मिल दूंगा।